जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम आखिर अस्सलाम। आपको मैंने पकड़ ही लिया। जी, जी। नहीं, नहीं, आप पर्सिस्टेंट हैं माशाल्लाह। देखिए, जो मैं प्रोफ़ेशन आपके तो मेरा है वकालत का जी, और जी। तारीख पर तारीख आप मुझे दिए जा रहे थे। मैं आपसे एक यकजहती के इज़हार के लिए आया हूँ कि माशाल्लाह 30 साल पहले आपने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड बनाई थी ये जी, जी। और अब आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े एक दूसरे ग्रुप के साथ आए हैं, एक दूसरी कंपनी वैसी ही बनाने के लिए। जी, जी, जी। अच्छा, जिन लोगों का तारुफ़ तो ख़ैर होगा शुएब साहब से हर एक का, लेकिन ये बात हर एक को नहीं मालूम होगी। लोग समझते हैं कि अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड बुनियादी तौर पे मीज़ान बैंक की एक सब्सिडियरी चूँकि है, लिहाज़ा उसकी वो प्रोडक्ट है। जबकि हकीकत ये है कि मीज़ान बैंक और अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, ये दोनों एक ही मैटरनिटी वार्ड में पैदा हुए थे ये, जिसका जी। नाम था पाक कुवैत। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और चूँकि उस ज़च्चा खाने की दाई मैं था इत्तेफ़ाक से और एडमिनिस्ट्रेटर इरफ़ान सिद्दीकी साहब थे, लिहाज़ा मुझे ये मालूम है कि बेटा पहले पैदा हुआ और बाप बाद में पैदा हुआ। मैं सही कह रहा हूँ ना? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। 1995 में अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड बनी थी जी, जी। और 1997 में मीज़ान बैंक की जो पहली शक्ल थी, मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक की वो बनी थी और फिर एब्सोल्यूटली। 2002 में कमर्शियल बैंक बना। जी, जी। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो इब्तदाई कैपिटल जिन लोगों ने डाला था मीज़ान बैंक के अंदर, उसमें आप भी थे, मतलब अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड भी थी, जी, बिल्कुल। जिसने मीज़ान बैंक के बनने के अंदर एक इब्तदाई कैपिटल डाला था। जी, बिल्कुल। बल्कि एक चीज़ और भी मैं ऐड कर दूँ जो आपने बात कही है, इरफ़ान साहब थोड़ा-सा नाराज़ हो जाएँगे शायद सुन के। नहीं, नहीं, नाराज़ तो नहीं होंगे। कि जब वो मीज़ान बैंक के लिए नेम के लिए अप्लाई किया गया एससीसीपी में, तो एससीसीपी ने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट को अप्रोच किया कि एनओसी दें आप। अगर आप याद एनओसी याद दें मुझे याद है, सब याद है। जी, जी, जी। तो आप अ एनओसी देंगे तो उनको ये नाम दे सकते हैं क्योंकि ये नाम ऑलरेडी अलमीज़ान का आपने लिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये इसलिए याद है कि इत्तेफ़ाक से चूँकि मैं लीगल हेड था पाक कुवैत के अंदर ये, जी, जी। तो इन दोनों इदारों की फ़ॉर्मेशन में कुछ थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मेरी भी जी, थी जी, है। माशाल्लाह कंपनी सेक्रेटरी जो थे जी। दोनों इदारों के वो तस्नीम फ़ारूकी साहब थे। और साथ-साथ आपके साथ तो मैं मीज़ान के म्यूचुअल फंड के अंदर तो मैं पहला एक जैसे डायरेक्टर भी जी, था और डायरेक्टर हम डायरेक्टर दोनों थे। साथ बैठते थे जी, इनिशियल बिल्कुल। पीरियड के अंदर ये बिल्कुल, और बिल्कुल। साथ में सिर्फ़ एक लड़का था, अदनान नाम था शायद जी, उसका जी, ये, अदनान रशीद। अदनान रशीद। जी, जी। तो ये 3 लोगों की टीम ने वो इब्तिदाई पीरियड गुज़ारा था, हाँ, हाँ। जो 1995 का था। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं, हमें शुरू में मालूम हो जाएँ अगर, तो फिर मेरे ख़्याल है आगे गुफ्तगू करने में मज़ा भी आएगा। और मीज़ान बैंक ने के अलावा खुद पाक कुवैत से जिससे मेरा और आपका ताल्लुक रहा है, आपको याद होगा बहुत सारे इदारे बनाए थे जी, जी। और नेक नियति और खुलूस की वजह से 2 इदारे तो बहुत हिट हो गए, जिसमें एक अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड और दूसरा मीज़ान बैंक और मेरा ख़्याल है कुछ अगर आपको नंबर्स पता हों, तो पाक कुवैत की कैश फ्लो में इनके डिविडेंड का बड़ा हाथ है इस वक़्त ये। जी, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, बिल्कुल सही है। जी। ऐसा ही है। अब मेरे ख़्याल है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो पहले तो मेरा ख़्याल है कहाँ से बात शुरू हुई है? पिछले दौर से या इस दौर से? नहीं, मेरा ख़्याल है पहले आपने चूँकि आप जिस तरह तमहीद आपने बाँधी है पाक कुवैत से, तो मैं थोड़ा-सा वो बैकग्राउंड अगर जी, आपको ऐड कर बिल्कुल, दूँ मैं बिल्कुल। और हाँ, फिर मैं हम अपने चाहूँगा कि सफ़र वो पहले आप जी, जी। स्टार्ट करें, 30 साल पुरानी जी, जी। यादें ताज़ा करें, जी, जब आपने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जी, को बनाया था, वहाँ से स्टार्ट लें ज़रा। बिल्कुल। देखें, मैंने पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी जनवरी 1990 में जॉइन किया था मैंने, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? और एक उस ज़माने में वो एक कंपनी भी एक इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी किसको और बता रहे हैं? मुझे पता है अच्छे जी, जी। तरीके से। तो उसके एक रिवाइवर की ज़रूरत थी, तो ज़ाहिर है कि इरफ़ान सिद्दीकी साहब ने वहाँ पे बड़ी उसको डायनामिक जॉइन किया था। शख्सियत हैं, जी हाँ। उन्होंने जॉइन किया था और फिर उन्होंने एक कुछ लोगों को रिक्रूट किया था और आई वाज़ वन ऑफ द फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम आईबीए मुझे भी रिक्रूट किया था। जी, जी। तो ज़ाहिर है कि एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होते-होते थोड़ा वक़्त लगा, उनको थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ कि भई मैं कुछ इंशाअल्लाह ताला कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया और कैपिटल मार्केट्स की जो डिवीज़न थी वो कुछ अरसे में ही एक तरह से मुझे उसकी ओनरशिप दे दी गई कि ये आपने पूरी सँभालनी है। अच्छा, पाक कुवैत का जो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है कि जब मुझे याद है कि चूँकि कैपिटल मार्केट्स में एक कहना चाहिए ना कि बहुत सारे तो लोन्स थे जो पाक कुवैत ने दिए हुए थे। जी, उनमें तो ज़ाहिर है कि कैश फ्लो कुछ नहीं आता था। जी। लेकिन जो स्टॉक्स का पोर्टफ़ोलियो था, इक्विटी पोर्टफ़ोलियो था, वो लिक्विड भी था और बिल्कुल, उसमें डिविडेंड भी आते थे। बिल्कुल। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फारूक साहब आपको भी याद होगा कि पाक कुवैत ने फ़ौजी फर्टिलाइज़र में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, याद है पैरेलल मुझे। ट्रेन जो बिल्कुल, उनका एक्सपेंशन था। 5 करोड़ रुपए के जी, तकरीबन बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की थी ये। और हर क्वार्टरली एक इंस्टॉलमेंट पे करनी होती थी। जी, जी, तो जी, मुझे जी। याद है वो सफ़र वहाँ से कि जब हमने इसको शुरू किया था तो हर क्वार्टर के शुरू में ये प्लानिंग होती थी कि ये अगली किस्त जो है शेयर्स की ये कैसे पे करेंगे। सही बात ये है। क्वार्टरली प्लानिंग होती थी हमारी जी। पहली। तो वो कैश फ्लो मैनेजमेंट में कैपिटल मार्केट्स का जो कि बड़ा रोल था उसमें, तो मेरा उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा। फिर इसी तरह से पाक कुवैत ने एंग्रो में भी इन्वेस्टमेंट की 1991-92 में मुझे अगर याद आता है तो इस तरह से, तो ये इस तरह की कोई और उसमें इससे पहले आईसीआई में इन्वेस्टमेंट कर चुकी जी, थी, जी जिसने आईसीआई में बहुत थी।
ग्लेक्सो में इन्वेस्टमेंट थी, तो कुछ अच्छी कंपनी जी। वेलकम पाकिस्तान जो कहलाता था उस ज़माने में, शायद आईसीआई की इन्वेस्टमेंट आपसे पहले हो चुकी पहले थी। हो चुकी थी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सिर्फ थोड़ा-सा अपने नाज़रीन के लिए बता दूँ तो बिल्कुल। वो कि जब आईसीआई अपना राइट शेयर लेकर आया था तो ₹10 उसकी फेस वैल्यू की कीमत थी है जी, जी। और मार्केट इतनी बुरी तरह से कोलैप्स हो गई थी जी, कि वो ₹10 के शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए नहीं थे। हुए थे, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? और फिर वो बाकायदा आए थे पाक कुवैत में, तो मुफ्ती साहब मरहूम ज़िंदा थे, जी। तो उन्होंने फिर वो 3 करोड़ का सिंडिकेट पूरा अरेंज करके दिया था। हाँ। तो कहा 30 ₹10 का नहीं लूँगा बल्कि मैं लूँगा उसको तकरीबन उसपे पहले टेक अप कमीशन लूँगा फलाँ परसेंट का तो ₹9 70 पैसे का पड़ा था। जी, जी। और साल 2 साल के बाद वो सारा रख भी नहीं पाए। कुछ हाँ। बैंकर्स वीडियो दिया, कुछ पाकिलिबिया को दिया, 1 आध करोड़ अपने पास जी, रख लिया था ये। जी, जी। ज़ाहिर है कि सारे और साल 2 साल के बाद ही वही शेयर ₹9 70 पैसे का ₹100 से क्रॉस कर गया था जी, जी, और बिल्कुल। वो बैकबोन बनी थी। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो फ़ास्ट फॉरवर्ड अगर हम बात करें, फिर हम देखें ये 5 साल तक जर्नी चलता रहा और इस ज़माने में फिर इरफ़ान साहब का ही विज़न था उसमें जी। कि हम इस तरह से इस्लामिक साइड पे कुछ चीज़ें करें। एक इस्लामिक बैंक बनाएँ, एक इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएँ और एक तकाफुल विंडो बनाएँ इस्लाम। तो वो एक कॉन्सेप्चुअली ये ढांचा उसका बन गया था, उसके ऊपर हमने एक थोड़ी-सी वर्किंग की थी टीम ने मिलके और ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया। उसमें प्रोसेस जो इनिशिएट हुआ, उसमें कुछ ये हुआ कि चूँकि हमें कुछ पार्टनर्स भी जल्दी मिल गए और एसेट मैनेजमेंट का लाइसेंस लेना भी जी। ज़्यादा आसान था उस ज़माने में, इतना जी, मुश्किल जी। नहीं था। तो ये था कि हम 2 इम्पोर्टेंट प्लेयर्स को हमने अपने साथ लिया जब अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बनाई। एक तो पाक कुवैत वाज़ अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर 50% शेयर होल्डिंग के साथ और फिर हमने कहा कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसका म्यूचुअल फंड्स रन करने का अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो उसमें एनआईटी को हमने अप्रोच किया और एनआईटी के साथ हमारी माशाल्लाह से काफ़ी डीलिंग थी शेयर्स परचेज़ सेल के जी। सिलसिले में। तो एनआईटी ने 25% कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया और 25% के लिए भी हमने कहा कि एक कोई फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर प्लेयर किया। लाना हाँ, चाहिए बिल्कुल याद है ताकि मुझे। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी सामने आए म्यूचुअल फंड की। तो जार्डीन फ्लेमिंग होल्डिंग्स आउट ऑफ हांगकांग उन्होंने जी। 25% इक्विटी डाली। तो ये जी। मतलब ये थोड़ा-सा कहना चाहिए कि चूँकि इसमें लाइसेंसिंग की रिजीम इतनी सख्त नहीं थी जितनी बैंक्स की थी। जी। तो अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट का वजूद 1995 में आया और मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक का वजूद जो इस्लामिक था वो 97 में। तो बहरहाल अब अगेन थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड चलते हैं कि 95 से 98, 99, 2000 तक का जो जर्नी था, वो इस तरह से रहा कि हमने एक फ़ंड लॉन्च किया और उस ज़माने में कैपिटल रेज़ करना आसान नहीं था। जी। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब हम आईपीओ होना था, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी कि 500 शेयर होल्डर होने चाहिए। तो बड़ी जी। पेपर पापड़ बेलने पड़े थे उसके लिए कि 500 शेयर होल्डर कैसे जमा करेंगे? 500 एप्लीकेंट जो अप्लाई करें सब्सक्रिप्शन के लिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें हम और क्लोज़्ड एंड फंड की बात कर क्लोज़ रहे एंड हैं? फंड की बात हाँ, करें, क्योंकि अल-मीज़ान म्यूचुअल फंड जो हमने जी, 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 जी। 96 में बाद में हमने उसको लॉन्च भी किया आपने था। ओपन एंड कर दिया जी, था। उसको ओपन एंड कर तो 96 में वो क्लोज़ एंड फंड किया। उस ज़माने में ओपन एंड फंड की परमिशन ही नहीं मिलती थी। जी। सिर्फ़ एनआईटी वाज़ द ओनली ओपन एंड फंड, बाकी सारे आईसीपी के फंड्स होते थे। कुछ प्राइवेट सेक्टर के होते, वो सारे क्लोज़ एंड फंड होते थे। तो ऐसी सीसीपी बल्कि उस ज़माने में सीएलए कहलाता कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, ओपन एंड फंड की परमिशन नहीं मिलती थी। बहरहाल 97 के बाद ये ओपन एंड फंड की परमिशन जो है ना एचसीसीपी ने शुरू की, सीएलए ने बल्कि। जी, 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 कॉर्पोरेट बहरहाल अथॉरिटी में। तो 98 में आपको पता ही है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छी भी चीज़ हुई और एक थोड़ा फाइनेंशियली डिज़ास्टर भी हुआ, धमाका। धमाका जी बिल्कुल। तो उसमें इसके बाद एक कैपिटल मार्केट की सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही। 2000 में फिर कैपिटल मार्केट की पोजीशन काफ़ी ख़राब रही थी और उस ज़माने में हमने इनिशिएट किया अपना प्रोसेस 2000-2001 में कि हम ओपन एंड फंड लाना चाह रहे हैं। जी, जी। उसमें भी बहुत हर्डल्स थी, बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन मिली 2003 में जाके जी। और हुआ ये कि हम तो एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए पार्टनर को लेके चले थे डे 1 से। हाँ, लेकिन लेकिन उनकी अपनी प्रायोरिटी 2000 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में आया, तो हुँ, जार्डीन फ्लेमिंग ने कहा कि हम अब बहुत सारी कंट्रीज से अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर रहे हैं। सही। तो ये उस वक़्त हमारा प्रोसेस चल रहा था ओपन एंड फंड लॉन्च करने का, जिसकी एक अनरिटन कंडीशन थी कि इसमें एक फॉरेन पार्टनर होना चाहिए और फॉरेन पार्टनर हमारे पास मौजूद था। व्हाइल द प्रोसेस वाज़ ऑन, या फॉरेन पार्टनर ने डिसइन्वेस्ट कर दिया, पाकिस्तान से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल ली। यानी उनको कोई इश्यू अल-मीज़ान के साथ नहीं जी, था बल्कि टेल विंड फैक्टर से हम कहते हैं जी, जी, कि हवा ऐसी चल रही थी जहाज़ की दुम के ऊपर ये जी, कि वो निकलने को तो जी, जी बिल्कुल। हाँ। यहाँ फिर एक नई डेवलपमेंट हुई कि मीज़ान बैंक ने वो शेयर एक्वायर कर लिया। जी। वो जो स्टेक जो था, यहाँ मीज़ान बैंक को अपॉर्च्युनिटी मिली और वहाँ उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। बहरहाल अगेन बड़ी लंबी कहानी है, ज़ाहिर है हम तो चलती ही रहेगी। इसको हाँ, इसको थोड़ा-सा मैं रोकूँगा जी, आपको जी। आई एम सॉरी है जी, कि ज़ाहिर है कि जब आपका पहला क्लोज़्ड एंड म्यूचुअल फंड आया तो वो एक इस्लामिक फंड था।
जी, जी। और मुझे याद है कि बड़ी पजीराई हुई थी जी, और काफ़ी लोग आए थे इसलिए कि पहला इस्लामिक फंड आएगा। जी, जी। और जब मार्केट बैठी थी आने के साथ ही फ़ौरन तो था भी चूँकि क्लोज़ एंड म्यूचुअल फंड, तो पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है कि एक खातून आई थी जो कि बड़े पुरजोश हाँ, थी आपके कस्टमर। वो फारूक साहब ओपन एंड फंड में हुआ था। अच्छा वो ओपन वो में ओपन एंड फंड में हुआ था। वो तो वो दोहरा दें उसपे फिर। आते हैं, उसपे आते हैं। जी। हाँ, हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ, फिर हमें बहरहाल 2001-2 में हमें, चूँकि हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई थी, पहले सीसीपी ने कहा कि आप कैपिटल बढ़ाएँ, कैपिटल भी बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जारडीन फ्लेमिंग एक तरफ से निकल गया। जी। मीज़ान में एंटर हो गया, वहाँ उन्होंने कहा कि अब आपके पास फॉरेन पार्टनर ही नहीं है। हालाँकि 5 साल से फॉरेन पार्टनर के साथ हम काम कर चुके थे। हाँ। एनीवे बहरहाल, अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर 2003 में जाके हमें आई थिंक 1st ऑफ मई जी, जी। 2003 को हमें ओपन एंड फंड का लाइसेंस मिला, क्योंकि हमने एक मैंडेट दिया कि हम सिर्फ इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट रन करेंगे, और हमारे साथ मीज़ान बैंक पार्टनर है यहाँ पे, और हमारी जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस हैं जो फंड रन करने की, वो हम 5 साल से ट्रेनिंग ले चुके हैं जारडीन फ्लेमिंग से। जी, 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 तो जी। इस कंडीशन पे कि हम सिर्फ इस्लामिक फंड लॉन्च करेंगे, हमें वो लाइसेंस 2003 में मिला, और 8 अगस्त 2003 को हमने अपना मीज़ान इस्लामिक फंड लॉन्च किया। और ये वो वक़्त था कि दूसरी साइड पे जो हमारा मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक था, जी। वो भी कन्वर्ट हो गया था और उसने फॉरेन बैंक को एक्वायर कर लिया जी, था जी, जी। और इस तरीके से उसको भी पहला कमर्शियल लाइसेंस मिल गया था। जी, बिल्कुल। इस्लामिक बैंक का पहला लाइसेंस मिला था जी, मीज़ान बिल्कुल। बैंक को इसी अरसे में जी, बिल्कुल, 2002 के 2002 में मिला था, 2002 सोसाइटी में। जनरल जी, को जी, एक्वायर किया जी। था उन्होंने, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ वो आपको थोड़ा-सा ओवरटेक कर गए कि हाँ। उनको पहले मिल गया और जी, आपका जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप जो कह रहे थे कि 2003 में जब हमने फंड लॉन्च किया, तो ज़ाहिर है कि मार्केट्स में तो अप्स एंड डाउन आती हैं, और पहला फंड हमारा एक इस्लामिक जो फंड था, वो स्टॉक मार्केट फंड था, इक्विटी फंड सही। था। तो आप जो किस्से की बात कर रहे हैं कि एक दिन हम बैठे थे दफ्तर में और मार्केट थोड़ी-सी डाउन थी, तो एक खातून आई वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैं ज़रा सीईओ से मिलना चाहती हूँ। हाँ। बहरहाल हमने कहा अच्छा भाई, कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है। तो पता ही चला कि वो काफ़ी ख़ाइफ़ थी, काफ़ी नाराज़ थी। बताया कि मुझे कि काफ़ी गुस्से में है, तो मैंने कहा चलें मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो डाउन हो गई, क्योंकि मैं देख रही हूँ आज मैं पैसे निकालूँगी तो डाउन है। तो हमने बताया कि हम तो स्टॉक मार्केट में करते हैं, ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन होता है, और हमारी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप लॉन्ग टर्म इसको रखेंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा आपको। उन्होंने कहा ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि ओपन एंड फंड ये स्टॉक मार्केट में करता है। स्टॉक मार्केट फंड को तो मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ। शी मैं वाज़ तो चैंपियन। जी, जी। और मैंने कहा ये, उन्होंने कहा ये अकील डेडी, आरिफ हबीब, ये सब क्या है, इन सबसे मेरे में कॉन्टैक्ट है, ये सब उनके क्लाइंट हूँ मैं। तो ये मैं तो समझ रही थी कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और प्रॉपर्टी मार्केट आजकल ऊपर जबकि है। वो चैंपियन थी। जी, 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 बिल्कुल। जी। तो बहरहाल इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस हुए बहरहाल, लेकिन इसके बाद बहरहाल हमने जब आईपीओ मैं किया एक फारूक साहब। थोड़ी-सी जी, जी। कज़ा कलामी होती है जी, आपकी, जी। मुझे याद है उस ज़माने में क्योंकि लोगों का एक बड़े शॉर्ट टर्म में वो व्यू लेते हैं जी, जी। कि भई फौरी तौर पे पैसा बने और जी। बाहर निकलना है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट एक एपेटाइट जो है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है। जी, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शुएब साहब को मसाइल पेश आए थे अलमीज़ान के अंदर। मुझे याद है कि उस ज़माने में एनआईटी का भट्ठा बैठा हुआ था ये जी, जी। और हमारे पास पाक-कुवैत में कोई एनआईटी थे जो रिडीम करने से जो बड़ा मुश्किल था उसका एनआईटी यूनिट जी। रिडीम करना। तो सिविक सेंटर में इनका दफ़्तर था। बाहर से दरवाजे इनके बंद थे, तो हमें वो इजाज़त दी गई थी कि पिछले गेट से उनके किचन-विचन सोते हुए उनके ऑफ़िस में मैं गया था, उस दिन भी याद है जी, ये। जी, जी। तो जब मार्केट चढ़ती है तो हर आदमी दौड़ रहा होता है जी, जी। और जब गिरती है तो हर आदमी फिर दौड़ के लगाता है। ये हाँ। सही है ना? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बात ये है कि स्टॉक मार्केट इज़, एवरीबॉडी नोज़, इट्स अ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, जी, बिल्कुल। और जस्ट 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमेशा काम करते हैं, हाई रिस्क, हाई रिटर्न, हर मार्केट में वैसे तो करते हैं, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर बिल्कुल। तो जब मार्केट अच्छी जा रही होती है तो आदमी ग्रीड पे चला जाता है, और जब मार्केट खराब जा रही होती है तो फियर पे चला जाता है। हालाँकि यही होता है कि जो वॉरेन बफे ने भी कहा है कि जब सारी दुनिया जो है ना, जब व्हेन देयर इज़ ब्लड इन द स्ट्रीट, दैट इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट, दैट इज़ द टाइम टू व्हेन एवरीबॉडी इज़ इन्वेस्टिंग, यू हैव टू टाइम टू गेट बल्कि आउट ऑफ द इसको स्टॉक मुझे याद है मार्केट। मैंने बहुत कम फ़िल्में देखता हूँ मैं, एक कोई वेस्टर्न मूवी देखी थी तो उसमें ये था कि स्टॉक मार्केट का पूरा क्रैश हो गया और हर आदमी वही है ना ब्लड इन द स्ट्रीट वाली बात है। जी, तो उसमें एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा व्हेन देयर इज़ अ टाइम टू सेल देयर इज़ अ टाइम टू बाय या कि अगर वो हो जाए तो दैट इज़ द टाइम कि आप उसको एक्वायर करें, अपनी पोज़ीशंस को बेहतर करें और सस्ते दाम पे लें उसको सारी जी, जी, चीज़ों को। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ख़ैर अब मीज़ान पे दोबारा आ जाते हैं। 2003 में जब आईपीओ किया हमने, तो माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स रही, और पीपल वर वेरी एक्साइटेड, लेकिन एक बड़े चैलेंजेस थे। एक तो लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामिक फ़ंड क्या होते हैं, किस तरह काम बिल्कुल। करते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी-सी नेगेटिव पब्लिसिटी भी लोगों ने भी की इसके ऊपर जी, कि देखें जी, ये जी। तो, इनके ऊपर तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जी। तो ये कैसे परफ़ॉर्म करेगा इस्लामिक हाँ। फ़ंड। और ज़ाहिर है हमारी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी मार्केट है। जी। बहरहाल अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, और हमने देखा अच्छा कि शोएब भाई उसे परफ़ॉर्मेंस बड़ी एप्रीहेंशन अच्छी रही।
उस जी, जी। एप्रीहेंशन में इतनी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि आप लोग की जो डिविडेंड इनकम होती थी उसमें एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता ही है जी, जी, जी। कि जिसके शेयर्स आपने खरीदे थे, जी। उसकी इनकम में जितनी हराम की इनकम थी वो अलग की जाती थी जी, और अलग जी। करने के बाद उसको चैरिटी कर दिया जाता था, ताकि प्योर हलाल की इनकम हो। मैं सही है ना? जी, याद है मुझे? बिल्कुल। जी। देखें, या बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें 2 रिलेटेड चैलेंजेज़ हैं। हुँ। एक तो पहली बात ये थी कि जब हम कहते थे कि ये इस फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट सेक्टर ले लें, जिसमें कोई मतलब कोई नॉन इस्लामिक काम तो नहीं होता, सीमेंट बनाना तो कोई जी, जी, इस्लामिक जी, जी, नॉन जी। इस्लामिक का चक्कर नहीं है। हाँ। लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी लेवरेजिंग होती है, उनके इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इनकम है, जी, जी, ये जी, बिल्कुल। सारे स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया होता है, जी, जी। सबको देखना होता है। जब हम देखते थे तो पता चलता था कि उस ज़माने में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ वर नॉट शरिया कंप्लायंट। तो जी। हमें शरिया बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ती थी कि किन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरी वर्किंग करके ले आते थे, पता चला कि इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो पहले तो पैसे जो आ गए उसको लगाना एक मुश्किल कि कहाँ लगाएँ। फिर लगा दिया तो उसमें भी एक थ्रेशोल्ड होता था कि उनकी 5% से ज़्यादा इनकम जो है ना वो नॉन हलाल नहीं होनी चाहिए। जी, 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 तो जी। अगर 5% से कम है, लेट्स से 4.5% है, तो जो आपको डिविडेंड आएगा 4.5% आपको चैरिटी देनी पड़ेगी। जी। तो वो भी एक रिटर्न पे इम्पैक्ट आता था। तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि कंपनीज़ को इसका अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि भाई आप इस्लामिक की तरफ आएँ। अच्छा, ज़ाहिर है कि एक जब छोटी मार्केट होती है ना तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। बिल्कुल। और ये मैंने ये देखा कि जैसे-जैसे इस्लामिक फंड्स की अवेयरनेस क्रिएट हुई, साइज़ बढ़ता चला गया, तो फिर कंपनीज़ में भी अवेयरनेस क्रिएट हुई और लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया कि इस मार्केट में, चूँकि ऑब्वियसली आवर कंट्री इज़ 96% मुस्लिम पॉपुलेशन, तो लोग इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को प्रेफ़र करेंगे। हुँ। अब आप देखेंगे कि ज़ाहिर है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बीफ की दुकानें आपको कितनी मिलेंगी, हुँ। लेकिन हैम की दुकान नहीं मिलेगी। जी हाँ। आप बड़ी मुश्किल से ढूँढनी पड़ती है, इसलिए जी। कि उसकी मार्केट ना होने के बराबर है। जी। तो वो उस ज़माने में रिवर्स था। इस्लामिक फंड की या इस्लामिक प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल नहीं थी, तो कोई कंपनी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती थी। हुँ। अब जब लोगों ने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बाइंग इस्लामिक फंड्स, तो हर एएमसी ने अपने इस्लामिक फंड लॉन्च किए और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बुनियाद पड़ गई कि इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट की तरफ हर कंपनी जाना शुरू हो गई। और माशाल्लाह से अगर हम अगेन वेरी फास्ट फॉरवर्ड अगर हम जाएँ, फिर हम दोबारा आ जाएँगे पीछे। इस वक़्त इस्लामिक म्यूचुअल फंड का जो मार्केट शेयर है अंडर द लीडरशिप ऑफ मीज़ान, 44% ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर इस्लामिक माशाअल्लाह! फंड। बहुत बड़ी बात और है। जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और अब पिछले अगर आप देखेंगे कि इस वक़्त इंडस्ट्री में तकरीबन 350 फंड हैं। जी। अगर आप पिछले 1 साल में 40, 50 या 100 फंड उठा के देख लेंगे जो लॉन्च हुए हैं, उसमें से 90% आपको इस्लामिक फंड मिलेंगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि नाउ एवरीबॉडी रियलाइजेस कि ये मार्केट है फोकस करने की। ऑन द अदर हैंड, ये एक ज़माना था जब कंपनीज़ को भी कन्विंस करना कि आप अपनी बैलेंस शीट को ठीक कर लें, इस्लामिक कर लें ताकि इस्लामिक इन्वेस्टर आएँ, तो लोग तवज्जो नहीं देते थे। हुँ। और इन्वेस्टर को भी सेल करना बड़ा मुश्किल था कि आपके ऊपर तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप कैसे इस्लामिक फंड को चलाएँगे। हुँ। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसमें एक प्रोग्रेस हुई अच्छा, है। मैं इसमें विषय में एक थोड़ी-सा मैं इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को गलतफ़हमी ये होती है कि चाहे वो मीज़ान बैंक हो, चाहे वो अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट एलटीडी हो, तो बुनियादी तौर पे उन्होंने इस्लामिक प्रोडक्ट का फ़ायदा उठाते हुए उसको एज़ अ ब्रांड हुँ, उसको अपना इतना हुँ, हुँ, एस्टेब्लिश कर लिया। ज़ाती तौर पे मेरा अपना ख़्याल ये है, हुँ। क्योंकि मैं भी रहा हूँ वाबस्ता इन सब चीज़ों से ये, कि सिर्फ़ इस्लाम एज़ अ ब्रांड नहीं बेचा जा सकता है। असल जो चीज़ थी वो क्वालिटी थी। अगर हम जी, बैंक की बिल्कुल। मिसाल लें, जी, जी। तो इस दौर में मीज़ान बैंक माशाअल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वहाँ बुर्ज बैंक टाइप के जो थे आए भी और ख़त्म भी हो गए। जी, जी। और इस्लामिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वही इदारा है जिसको मैं कहता हूँ मैटरनिटी होम जी। पाक कुवैत, उसी में पहला तकाफुल भी आया था। पाक कुवैत तकाफुल के नाम से लाइफ तकाफुल सब कुछ है। जी, जी। लेकिन उस वक़्त थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि कुछ खुलूस की कमी थी, नई टीम आ गई थी, इरफान साहब नहीं थे। तो एक लंबी स्टोरी है। वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। जी, तो जी। चीज़ ये भी है कि नीयत क्या है? अल्लाह जी, ताला जो बिल्कुल। नीयत का अजर देता है, तो मेरा बिल्कुल। ख़्याल है मीज़ान बैंक और मीज़ान को दोनों को एक इख़लास का और नीयत का अजर मिला। ये ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इस्लाम को एज़ लेबल बेचा हो। जी, बिल्कुल। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जो शायद आपको भी याद ना हो, अब काफ़ी इतनी पुरानी बात हो गई। जब हमने अल-मीज़ान म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था तो उसकी ज़ाहिर है एक शेयर होल्डिंग पैटर्न हर 6 महीने बाद या साल बाद जब मिलता था। तो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड जब मैंने पहले दूसरे साल के बाद जब देखा उसको, कि उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स थे उसमें। जी। तो काफ़ी हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में अगेन वेरी माइनॉरिटी कम्युनिटी, बहुत सारे जो उस कम्युनिटी के लोग भी इन्वेस्टर थे। तो ये सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ इस्लाम के बुनियाद पे या इस्लाम के नाम पे इन्वेस्टर आते थे अल-मीज़ान में, बल्कि क्वालिटी, सर्विस, परफ़ॉर्मेंस, ये सारी चीज़ों को देख के आते थे। और यही माशाल्लाह से आप देखेंगे उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट, जो कि उस ज़माने में अमंग द स्मॉलेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, इस जो
25 साल का या 26 साल का जर्नी है, उसमें माशाल्लाह से 2003 से 2024 तक इट बिकेम द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन जी, जी, पाकिस्तान। जी। आपने जो भी नॉन मुस्लिम कस्टमर्स की बात की है, तो मुझे मालूम है इसी तरीके से कि ये बात सिर्फ़ कस्टमर की हद तक नहीं है, जी, जी। बल्कि मीज़ान बैंक की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ की स्टाफ़ जो था वो नॉन मुस्लिम भी जो काम करता था, और इसीलिए वहाँ पे एक दफ़ा हमारे यहाँ कोई आपको याद होगा कि हिंदू आए थे, वो बोर्ड पे तो नहीं थे लेकिन एडवाइज़र थे। तो वो जब आते थे तो उनको बाकायदा वो मंदिर-वंदिर ले आते जाते थे, तो उनको साथ में एक प्रोटोकॉल के लिए मीज़ान बैंक से एक हिंदू एम्प्लॉयी था जो उनके साथ जाता था देने जी, के जी, लिए। जी। राव साहब आपको याद राव होंगे साहब, सारे। जी, बिल्कुल। तो मीज़ान बैंक में काफ़ी कुशादगी है और हुँ, ऐसी वो नहीं है। हुँ, यकीनन एक इस्लामिक बैंक है, हुँ। लेकिन वो इस बुनियाद पे इतने नहीं है, बल्कि मैंने देखा है। जी, अब मैं बिल्कुल। यहाँ पे वो चीज़ दोहरा नहीं सकता हूँ कि एक हमारा एक हिंदू एम्प्लॉयी था हुँ, और उसको इत्तेफ़ाक से शादी के फ़ौरन बाद उसकी बीवी को कैंसर हो गया। हुँ, तो जितना सब कर सकते थे, उसके बाद कई लाख रुपए के उसको दिए गए थे उसकी बीवी के इलाज के लिए। बीवी एक्सपायर हो गई हुँ। और बाद में लड़का भी छोड़ के यूएई चला गया। अच्छा। खैर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये जो सफ़र था अगेन हमने 2003 में एक इस्लामिक फ़ंड से स्टार्ट किया और फिर इसके बाद जो है ऑब्वियसली जैसे वक़्त गुज़रता रहा नए फ़ंड हमने लॉन्च करना शुरू किए। अच्छा, इसमें एक बड़ी लिमिटेशन और भी थी कि जो प्रीडोमिनेंटली जो पाकिस्तान की मार्केट है या दुनिया की मार्केट में जो फंड्स होते हैं ना, वो ज़ाहिर है कि स्टॉक मार्केट का रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर बड़े कम होते हैं। उनका साइज़ एक लिमिटेड ही होता है। ज़्यादातर लोग जो है, जो इन्वेस्ट करते हैं वो मनी मार्केट फंड्स और इनकम फंड में करते हैं जहाँ की स्टेबल इनकम होती है। तो आपको शायद याद हो कि 2007 तक या बल्कि 2008 के शुरू तक मुझे अगर सही याद है तो कोई पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट सुकूक नहीं अवेलेबल था। बिल्कुल। तो लेकिन बहरहाल चूँकि हम इस एफ़र्ट का के साथी थे मीज़ान बैंक के साथ और मीज़ान इन्वेस्टमेंट भी कि भई सुकूक पाकिस्तान में आने चाहिए, उसके लिए बड़ी कोशिश हो रही थी। तो 2007 में हमने अपना दूसरा फंड लॉन्च किया जो कि इनकम फंड था, जी, मीज़ान इस्लामिक इनकम फंड के नाम से। जी। और सुकूक उस वक़्त नहीं आया था, सुकूक उसके कुछ अरसे बाद आया। वैसे शोएब भाई, सुकूक के बारे में लोगों के ज़हनों में शकूक तो अभी तक पाए जाते हैं। हाँ। आगे चलिए। जी, तो बहरहाल तो इस तरह से ये जर्नी चलता रहा और हमेशा से जो फ़ोकस रहा कंपनी का और मेरा एज़ एज़ अ सीईओ ऑफ द कंपनी कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पे रही कि एक अच्छी टीम डेवलप की जाए जी, बिल्कुल। और जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, उसको फ़ॉलो किया जाए और कस्टमर सर्विस के ऊपर पूरा फ़ोकस किया जाए। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारे रिटर्न देखें हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रिटर्न कभी अच्छे होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं। लेकिन एक जो 2 बड़ी चीज़ें मैं कहूँगा कि एक तो बुनियादी तौर पे मीज़ान के इन्वेस्टर जो है ना बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहा है इसमें कोई शक नहीं। ये तो और मुझे अंदाज़ा है इस बात जी, का। बिल्कुल और बड़ा इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहा है और एक तो ये इसकी वजह ये है कि अगेन उनको एक अच्छी सर्विस मिलती रही एज़ अ ट्रस्टेड पार्टनर उन्होंने अलमीज़ान को लिया हमेशा। जी, जी। ये एज़ एन इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं सोचा उसको नंबर 1। जी। नंबर 2 ये हुआ कि जो पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो बड़ा इन्वेस्टर था यानी कि इवन एनआईटी में जो 3-4 बड़े इन्वेस्टर थे वो इंस्टीट्यूशंस थे, बैंक्स थे या कंपनीज़ थे। अलमीज़ान का चूँकि फ़ोकस जो था वो रिटेल मार्केट पे था, तो हुँ। ऑल्दो अगेन वी स्टार्टेड विद नो ब्रांचेस बट ओवर द ईयर्स हमने ब्रांचेस बनाई और उसके बाद इंग्लिश में नो ब्रांचेज़, उर्दू में नो ब्रांचेज़ नहीं। सॉरी हाँ, हमारी कोई ब्रांचेस नहीं थी। हाँ। एक हेड ऑफिस में एफटीसी में ज़ाहिर है हम 4th फ्लोर पे बैठते थे, फिर इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे मूव हो गए थे जी, जी, 2015 जी। में। जी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा फ़ोकस चूँकि रिटेल इन्वेस्टर पे था और हमारे जो कोलीग्स थे, जो सेल्स के लोग थे, सेल्स की टीम थी, उन्होंने जगह-जगह मस्जिदों पे जाके, यूनिवर्सिटीज़ पे जाके, स्कूल्स पे जाके अवेयरनेस क्रिएट की। और इस वक़्त भी अगर मैं देखूँ 1 साल पुरानी बात चूँकि मैंने 1 साल पहले हुँ, छोड़ा तो हुँ, मैं बता हुँ। दूँ, आई हैव डेटा 1 साल पहले तक जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे 500 अरब से 500 एक्सीड। बिलियन थे और 500 बिलियन में से साढ़े 300 अरब इंडिविजुअल्स के थे। ये जनाब कमाल है। मतलब आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया और जब छोड़ा तो 500 अरब रुपए के फंड वो इदारा मैनेज कर रहा था, जी, जी। जिसमें 350 अरब जो थे वो इंडिविजुअल के थे। थैंक जी। यू। तो बहरहाल मैंने सच्ची बात है जो आपने इखलास की और नीयत की और सब बातें की ना, तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जो कम ही लोगों को मैंने बताई और शायद लोगों को अंदाज़ा इसका नहीं होता और मुझे भी एक कहना चाहिए कि यकीन नहीं था उसके बाद लेकिन बहरहाल ओवर द ईयर्स यकीन आ गया जी। कि हम कोई अच्छी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी हाँ। और बड़ी अच्छी कंपनी है, शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट कर दी, बड़ी अच्छी कंपनी चल रही है और हमने देखा कि ज़ाहिर है इसकी स्क्रीनिंग जो है शरिया स्क्रीनिंग हर 6 महीने बाद होती थी जब अकाउंट हाँ नए जी, हाँ होते जी, थे। हाँ जी। हाँ। लेट्स से हमने ज़ाहिर है हमारी इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म होती थी। 3 साल हो गए इन्वेस्टमेंट करते हम बड़े खुश हैं इन्वेस्टमेंट से, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है। अब जब स्क्रीनिंग की पता चला वो श कंपनी नॉन कंप्लायंट हो गई।
अच्छा। अब हमें धचका लगा कि नॉन कंप्लाइंट हो गई, हम शरिया स्कॉलर के पास गए, हमने कहा इसका क्या करें? उन्होंने कहा बस ये तो अब आपको 3 महीने हैं, इसको आप डाइवर्स कर दें। हाँ। तो बड़ा दुःख होता था ऐसे वक़्त में कि यार ये हमारी अच्छी परफ़ॉर्मेंस में कंपनीज़ बड़ी लिमिटेड पाकिस्तान में कंपनीज़ अवेलेबल है, अच्छी परफ़ॉर्मेंस है, इसको कैसे डाइवर्स कर दें और इस पैसे को डाइवर्स करके कहाँ ले जाएँगे? हमारे रिटर्न हिट हो जाएँगे, परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी हमारी। जी, 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 लेकिन जी। बहरहाल हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया और मैंने सच्ची बात है ये देखा और ये अब शायद ये कंपनीज़ भी इस बात को रियलाइज़ करती हैं कि उसकी वजह से जब ये नॉन कंप्लायंट हो गई तो हमने देखा कि उन कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस भी ख़राब हो गई। उसके सही। बाद जो स्टॉक मार्केट की परफ़ॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। जी। तो मैंने कई दफ़ा देखा आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनीज़ हाँ, क्योंकि इट हाँ, क्रिएट्स अ बैड हाँ, इंप्रेशन। हाँ। लेकिन मैंने कई दफ़ा देखा कि यार ये इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी है, मैं भी परेशान, मेरी टीम भी परेशान है, इन्वेस्टमेंट टीम का ये क्या हो रहा है? लेकिन जब डाइवर्स कर दिया हमने देखा कि वो डाइवर्स करने का शायद वही बेस्ट टाइम था। वही। अच्छा, मैं थोड़ा-सा बल्कि शहबाज़ ज़िक्र भी कर चुके हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि हम जिन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि इनका कोई ऑब्जेक्टिव हराम इनकम के जी, थे। जी। मतलब बात वो थे कि टैबू थे बिल्कुल, जी, कि बिल्कुल। अगर सिगरेट इंडस्ट्रीज़ नहीं करेंगे, जी, बिल्कुल। मरी बीवी भी नहीं करेंगे, जी, ऐसी बिल्कुल। एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी कि जी, जिसमें बिल्कुल। सिरे से करना ही नहीं था। जी, जी। तो शोएब भाई जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो आम एक टेक्सटाइल है, सीमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन उसकी शायद 5% के करीब जी। अगर इनकम जो है हराम से एक्सीड कर देगी, जी, जी। तो वो आपके लिए फिर इनकम पूरी हराम हो जाती थी जी, इसकी बिल्कुल, सारी-सारी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मसला था और बड़ा चैलेंज था बहुत बड़ा ये, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि सिंपल चैरिटी से बात नहीं बनती थी, बल्कि हाँ, इसको डाइवर्स करना है 3 महीने के हाँ। अंदर, अब जी, मार्केट जैसी भी हो। जी, बिल्कुल। अच्छा अब मैं फ्लिप साइड पे आ जाता हूँ, मतलब ये जी। तो शुरू के हालात थे। लेकिन ओवर द ईयर्स माशाल्लाह से जैसे मैंने कहा ना कि लोगों को भी कंपनीज़ को भी इस बात की चूँकि हमने अवेयरनेस बड़ी क्रिएट की, हमारे लोग एजीएम में जाते थे और वहाँ जाके वैसे तो लोग मिठाई का डब्बा या कपड़े का थान माँगते हैं, जी। लेकिन हमारे लोग जो जानते मीज़ान के जो एम्प्लॉइज़ जाते थे या कभी मैं भी जाता था, तो ये हम उनकी डिमांड होती थी कि देखिए आपकी कंपनी जो है ना, इसको आपकी कंपनी शरिया कंप्लायंट नहीं है या थी अब नहीं है, उसको आप शरिया कंप्लायंट पे लाएँ, आपके ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आपके बढ़ जाएँगे, आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएँगे। अच्छा, तो ये हमने बड़ी ये अवेयरनेस क्रिएट इनडायरेक्ट भी आपने काफ़ी जी, अवेयरनेस क्रिएट ये की है। हमारे पास शरिया की रिक्वायरमेंट थी कि जिन कंपनीज़ में हम शेयर होल्डिंग है, वहाँ इस बात को प्रोपेगेट करें, उनको कन्विंस करें, जाके एजीएम में जाके रिकॉर्ड कराएँ कि हम हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इसको शरिया कंप्लायंट कर दें, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन शरिया कंप्लायंट नहीं है, अगर आप इसको शरिया कंप्लायंट कर देंगे, तो आपके पास बरकत भी आएगी और जी। आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी ज़्यादा लोग आएँगे। हुँ। इसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आया, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट ये आया कि अब जब लोगों ने ये देखा कि जो कंपनीज़ हैं, जो नॉन शरिया कंप्लायंट थी या जिनका ये मसला था रेशोज़ का, तो उन्होंने एज़ एन एडवाइज़र और एज़ अ कंसल्टेंट हमें इनफॉर्मली अपॉइंट करना शुरू कर दिया। हाँ, आगे समझा दें हमें कि हमें थोड़ा-सा। आके समझा दें कि आप किस तरह से करें और हमें बल्कि वो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि यार हमारे ज़रा है ना ये हम आपको बड़े मोटे-मोटे नंबर्स हैं, ये हम आपको भेज देते हैं। आप इसको ज़रा चेक करके बताएँ कि हम शरिया कंप्लायंट हैं या नहीं होंगे। क्या बात अगले है! 6 क्या बात महीने है! बाद जब क्या बात स्क्रीनिंग है! होगी तो विल जी। बी शरिया कंप्लायंट और नॉट क्योंकि उनका फ़ोकस था। हाँ, तो वही मैंने आपको बीफ और हैम वाली एग्ज़ाम्पल दी अप्लाई जी, होती है कि हम बीफ की दुकान बनना चाह रहे हैं, हैम की दुकान नहीं बनना चाह रहे। सही बात तो क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन था और बड़ा जर्नी था जो ज़ाहिर है कि 29 साल का मीज़ान में था। 2003 में इस्लामिक फंड जो मीज़ान इक्विटी ओपन एंड फंड लॉन्च किया वहाँ से 2024 तक का। और जब आपने छोड़ा था, जब आपने बताया कि तकरीबन 500 अरब रुपए के फंड से 350 रुपए इंडिविजुअल जनरल पब्लिक के थे, जी, जी। इतना उनको आपके ऊपर ट्रस्ट था अच्छा एक और चीज़ और गालिबन ऐड कर दूँ उसमें जी, हाँ। कि देखें जैसे आपने शुरू में बात की कि हम बेसिकली 3 एम्प्लॉइज़ थे कंपनी के। 3 जी। एम्प्लॉइज़ नहीं थे बल्कि आप तो मैं तो डेपुटेशन पे थे, मैं भी डेपुटेशन में था। हाँ, हम दोनों तो एजाज़ी थे उस वक़्त, हाँ जी, हम एजाज़ी थे। एक एम्प्लॉयी था बेसिकली अदनान रशीद। अदनान रशीद वहाँ से और फिर इसके बाद हमने इस जर्नी को 2003-4 2024 में जब मैंने अलमीज़ान को खुदा हाफ़िज़ कहा है, तो उस वक़्त माशाअल्लाह से अलमीज़ान के 650 एम्प्लॉइज़, माशाअल्लाह। 25 ब्रांचेज़ और अगर 25 आप ब्रांचेज़ जी 25 हाँ। ब्रांचेज़ और अगर आप देखेंगे कि फंड अगेन की तादाद मेरे ख़्याल 21 फंड की ज़्यादा है। तादाद तकरीबन 21 के करीब जी, फंड्स 21 फंड थे उस वक़्त, या और एक सबसे बड़ी बात है कि जो 2-3 बड़ी और बुनियादी चीज़ें हैं कि जो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग में, यानी कि अब चूँकि जी, डिजिटल जी, का जी, ज़माना है जी, तो जी, अलमीज़ान सबसे आगे। जी। अच्छा इस तरह से रास्त की जो इन्वेस्टमेंट है, रास्त का इनिशिएटिव था कि पैसे जो नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेजते हैं एक्सपैट, तो सबसे ज़्यादा इनफ्लो जो था वो मीज़ान के फंड में था एज़ कम्पेयर टू अदर फंड। तो माशाअल्लाह से ये सारे माइलस्टोन्स जो है ना मीज़ान ने अचीव किए। मैं ये कहूँगा कि इसमें मीज़ान बैंक और अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड दोनों में एक बहुत बड़ा एज था, इस्लाम के ब्रांड के साथ-साथ। एक मुखलिस टीम, एक नीयत की सफाई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी, बिल्कुल। मैं अभी तक अलमीज़ान का कस्टमर हूँ, म्यूचुअल फंड का,
और मुझे सबसे ज़्यादा कम्फ़र्ट ये है कि जिस दिन मुझे पैसे चाहिए होते हैं, जी, मैं सिंपल ऑनलाइन खोलता हूँ जी, जी। और वहाँ पे दबाता हूँ और फ़ौरी तौर पे खट करके मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मुझे कोई फ़ॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं भरना। जी, जी, और बिल्कुल। ये जो एज मिला आपको, मेरा ख़्याल है ये एज बहुत से लोगों को जी, नहीं हासिल जी। होगा ऐसे, कि जहाँ उन्होंने म्यूचुअल फ़ंड को एक करंट अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू जी, कर दिया कि बिल्कुल। जब फ़ालतू पैसे हैं तो वहाँ पे रखवा दिए और जब ज़रूरत पड़ी थी वहाँ से ड्रॉ कर बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया था, इसमें कोई जी, शक नहीं है। और और टेक्नोलॉजी का जो आप अगेन टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ना, उसके उसका जो रियल टेस्ट होता है ना, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, जी, जी, कि जी, जी। कस्टमर कितना इसको एक्सेप्ट करता है, कितना यूज़ करता है। तो एक बुनियादी चीज़ मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगेन ज़ाहिर है, ये तो पहले तो जब हमने शुरू किया था तो हर चीज़ फॉर्म बेस्ड, पेपर बेस्ड होती थी। जी, जी, जी। लेकिन पिछले साल जब जब कि मैं लास्ट डेटा मैं बता रहा हूँ उसमें, तो उसमें तकरीबन हमारा जो वॉल्यूम था मीज़ान इन्वेस्टमेंट का, 80% ऑफ द ट्रांज़ैक्शन वर पेपरलेस। 80%, अगर दिन में अगर 100 ट्रांज़ैक्शन होती थी, तो 80% ऑफ द 80 ट्रांज़ैक्शन उसमें से ऑनलाइन होती थी, जो आपने कहा कि कन्वर्जन है, बिल्कुल। रिडेम्पशन है, जो भी है। 20% का भी एक रीज़न है, जो कि इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ वो भी बहुत जल्द ख़त्म कम और हो जाएगा। इसलिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन इन्वेस्टर के पास सिर्फ यही है कि मीज़ान बैंक की वेबसाइट से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बाकी उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए चेक लिखना पड़ता है। हुँ, तो हुँ। अब वो अब जो कि रास्त का जो फ़ेज़ 3 जो लॉन्च होने वाला है इंशाअल्लाह ताला जुलाई में, उसके बाद ये हो जाएगा कि जब एज़ अ कस्टमर जब आप कहेंगे कि मेरा अकाउंट अस्करी बैंक में है जी। और मैं मीज़ान के फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप अस्करी बैंक की वेबसाइट पे जाके कुछ अपने पर्टिकुलर डाल देंगे। हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमैटिकली डिडक्शन होके मीज़ान के फंड में आ जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को बढ़ाने के लिए, और इसने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मैं बल्कि इसको लेके थोड़ा-सा आगे बढ़ूँगा कि इसमें मैं समझता हूँ कि सीडीसी का भी बड़ा किरदार है, जी, कि बिल्कुल। जिसने ये पेपरलेस ट्रांज़ैक्शन को, अकाउंट बेस्ड ट्रांज़ैक्शन को उसको प्रमोट किया, सब कुछ किया। जी, जी। वरना मुझे याद है कि 80s के अवाइल में जब मैं पाक कुवैत में था, तो उस ज़माने में अगर कोई शेयर खरीदने-बेचने हो, तो याद है मुझे उस वक़्त तकरीबन 19 स्टेप इन्वॉल्व होते थे जी। कि ट्रांसफर डी देना, साइन करना, मोहर लगाना, जी, विटनेस जी, कराना, सब कुछ जी। करना, फिर जब्त करना। तो वो तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और मज़े की बात ये है कि उसमें अक्सर ये भी वाक़यात हुए कि जब लोग गए फाइनल उसको करने के लिए, तो मालूम हुआ कि असली शेयर तो कहीं और पड़े हुए हैं जी। और जो आप जो मार्केट से खरीदे अपनी जाली शेयर थे ये हाँ। होता था ना। जी, बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। चोट तो अलमीज़ान ने भी खाई थी इसके अंदर, याद है आपको जी, बावड़ा जी। वाले जी, जी। मसले के अंदर ये, जी, कि जी। जहाँ पे लोग ये करते थे कि जाली सर्टिफ़िकेट को छाप कर और बेच दिया करते थे। जी, बिल्कुल। अब मेरा ख़्याल है वो किस्सा थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन थोड़ा-सा बता दें ताकि ज़रा नए लोगों को पता हो कि वो जो बावड़ा में जो मसला हो गया था इत्तेफ़ाक से। देखिए, वो मसले से एक एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बता दूँ सबसे पहले कि देखें, ये एक मसला जो हुआ था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड की कमिटमेंट थी, मैनेजमेंट की कमिटमेंट बिल्कुल। थी। हमने इन्वेस्टर को उससे अफ़ेक्ट नहीं होने दिया। इसमें कोई ₹1 शक का नहीं कोई है, इसमें कोई इम्पैक्ट शक नहीं इन्वेस्टर है। पे नहीं आया। जी, जी। ये तकरीबन 18 करोड़ के वापडा हुकूक थे, जी। और जो एक चूँकि अगेन मैंने कहा उस ज़माने में हुकूक बहुत लिमिटेड थे, तो एक वो कोई पार्टी थी इस्लामाबाद बेस्ड, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हमारी टीम को कि हम ये हुकूक बेचना चाह रहे हैं। वो हुकूक बहरहाल हमने खरीद लिए और हमने कहा कि इसको आप ट्रांसफ़र करवा दें सीडीसी में। वो सीडीसी में भी कन्वर्ट हो गए, लेकिन बेस्ड ऑन जाली सर्टिफ़िकेट्स, जी। और वो हमने उसकी पेमेंट कर दी। हुँ, तो जब वो पेमेंट कर दी, तो हुँ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 3 महीने बाद वापडा से पता चला कि ये तो जाली थे सर्टिफ़िकेट। जी, जी, जी। बहरहाल उसका ₹1 का भी इम्पैक्ट इन्वेस्टर को नहीं जाने दिया गया। इसका जो 18 करोड़ का नुकसान था, वो शेयर होल्डर्स ने बियर किया, और उसका पूरा जो कम्पेंसेशन जो है ना, वो फंड को दे दिया ताकि यूनिट होल्डर को कोई नुकसान ना हो। वैसे मैं थोड़ा-सा इसमें इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि उस एक ट्रांज़ैक्शन के अंदर जो बहुत ही अजीब-ओ-ग़रीब सा मामला हो गया था ये, गलती अल-मीज़ान की बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जब आपके पास आए थे, फ़िज़िकल आए थे, तो आपने लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पहले तुम इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लो और हम इसको सीडीसी के ऊपर अकाउंट बेच लेंगे। जी, जी। और कानून बड़ा क्लियर था कि जी, जी। एक दफ़ा अगर कोई शेयर वो हो जाएँगे, इसके अंदर आ जाएँगे, सीडीसी के अंदर आ जाएँगे, जी। तो अगर किसी का कोई क्लेम है भी तो वो उसका और उसका मामला है। जी। मार्केट के ऊपर आप उसको डंडा लेके नहीं चढ़ सकते पीछे। याद है ना आपको जी, जो बिल्कुल, सेक्शन बिल्कुल। 12 वगैरह था बिल्कुल, उसका बिल्कुल। एक्ट का ये, कि जब वो शेयर्स फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर हो गए, हाँ, अब उस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल। आपने पूरी एहतियात की थी, उसको इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर करवाया था, जी, हालांकि वो अंदाजा भी नहीं होगा। जी, जी। लेकिन चूंकि वापडा और वापडा के ऊपर जो उसके जैसे मामलात थे, तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादती हुई थी उस केस के जी, अंदर। जी, जी, बिल्कुल। बहरहाल जी। आई थिंक बुनियादी चीज़ ये है कि हमेशा से जो शेयर होल्डर्स का, स्पॉन्सर्स का, बोर्ड का जो कमिटमेंट था ना, वो अनवेवरिंग कमिटमेंट था कि यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को जो है ना हमेशा देखना है, और इसी हम्म। फोकस को करते हुए ये जो मैनेजमेंट कंपनी थी उसने नुकसान बर्दाश्त किया था। मेरे ख्याल थोड़ा-सा हम साँस लेने जी, ज़रा-सा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, शोएब भाई, तो आप बता रहे थे कि आपके वालिद ने बड़ी दिलचस्पी ली थी।
जी, आपके? देखें पेरेंट्स का जो मदर का, फादर दोनों का बड़ा फ़ोकस था कि बच्चे जो हैं इनकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। तो और इसका ज़ाहिर है कि उनको इतना फ़ोकस था कि वो पढ़ाई का वक़्त मुकर्रर था, इस वक़्त पढ़ना है, ये करना है। टू दैट एक्सटेंट कि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, यानी छोटा ऐसा भी नहीं था कि मैं क्लास 1, क्लास 2 में था, जब मैं इवन क्लास 8, 7, 8, 9 में था, तो ज़ाहिर है कि जब आखिरी रात रात होती है, जब एग्ज़ाम पेपर हो रहे होते हैं, सारी तो पढ़ाई बच्चे रील में पढ़ रहे होती है। होते हैं। हाँ, तो वो मेरे वालिद साहब जो है उस वक़्त तक सोने नहीं जाते थे जब तक मैं खुद नहीं सो जाता था। और कहते थे पढ़ो ज़रूर पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन इतनी देर तक भी ना पढ़ो कि सुबह तुम्हें पढ़ाई में जब एग्ज़ाम के वक़्त नींद आ रही हो। जी, जी। तो बड़ा फ़ोकस था, बड़ा डिसिप्लिन रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मैंने हमेशा से जो क्लास 1 से मेरा ट्रेंड रहा था और इवन मैट्रिक तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास में हर मुझे ग्रेड 1 यानी फर्स्ट पोज़ीशन, सेकंड पोज़ीशन, ज़्यादातर मेरी फर्स्ट पोज़ीशन थी, कभी सेकंड हो जाती थी, कभी थर्ड बड़ी रेयरली हुई थी, एक दफ़ा फोर्थ हुई थी, इसमें बड़ा अफ़सोस हो रहा था मुझे कि फोर्थ पोज़ीशन हो गई मेरी एक क्लास में। अच्छा, जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मैट्रिक में अगेन जब मैं क्लास 9 का एग्ज़ाम पास किया मैंने, तो मुझे स्कूल वालों ने बताया, ये मैं ज़ाहिर है इसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ऑफ़िशियली नहीं होता है, कि आपके जो मार्क्स हैं वो टॉप 3 में हैं, पूरे अच्छा। कराची में, यानी कराची के हुँ, बोर्ड हुँ। में। और तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने बड़ा मुझे कहा कि आप इसके ऊपर क्लास 10 में ही मेहनत करें, मैंने बहरहाल हमेशा ही मेहनत की थी। तो क्लास 10 का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरी टॉप 3 पोज़ीशन नहीं आई। हुँ। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, लेकिन फिर अगेन मुझे स्कूल वालों ने मालूम करके बताया कि आपका जो है ना 3rd पोज़ीशन और 4th पोज़ीशन के दरमियान 1 मार्क का डिफ़रेंस था और आपकी 4th पोज़ीशन है। सही है। तो ये तो ख़ैर स्कूल का हो गया। इसके बाद जब स्कूल के बाद अगेन कोशिश यही थी पेरेंट्स की कि अच्छे कॉलेज में भी पढ़ें, तो कॉमर्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। कॉमर्स जी। कॉलेज मैंने पढ़ा, इंटरमीडिएट वहाँ से किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अच्छा परफ़ॉर्म किया। एंड देन आई डिसाइडेड कि मेरे पास 2 चॉइसेस थी, सीए की तरफ जाऊँ या एमबीए की तरफ जाऊँ। तो मेरा इंक्लिनेशन चूँकि बिज़नेस माइंडेड फैमिली थी, तो ये था कि बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। किस चीज़ का बिज़नेस था आपके फ़ादर का? मेरे फ़ादर का जो था वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन यानी कह लें ब्रोकरेज कह लें, शुगर का। शुगर केन। तो यानी शुगर मिल से वो माल लेते हुँ, थे हुँ, हुँ, हुँ। और पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान जी, उसको समझ गया उसकी मैं। डिस्ट्रीब्यूशन ब्रोकिंग जी। करते थे उसकी। और इसके साथ ज़ाहिर है जो भी उनका भी हुँ। बड़ा इनोवेटिव रोल था, तो वो माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा डाइवर्सिफ़ाई भी किया इसके बाद। यानी कि कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की होती थी, तो वो एक्सपोर्ट भी कर लेते थे। अब एक ज़माने में पाकिस्तान में एक ज़माने में पल्सेस की बड़ी इम्पोर्ट हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया से तो वो उसको इम्पोर्ट मतलब करते थे। फ्लेक्सिबल थे, अपने आप को जी, जी, एडजस्ट जी, करते थे एडजस्ट जैसे करते कि थे। जी। जब पाकिस्तान में व्हाइट सीमेंट नहीं बनता था, तो उन्होंने कहा कि व्हाइट सीमेंट पाकिस्तान में आना चाहिए, तो व्हाइट सीमेंट उन्होंने इम्पोर्ट किया। तो इस तरह से अपने आप को बड़ा फ्लेक्सिबल रखा था बिज़नेस में। एक हुँ, कोर हुँ। बिज़नेस शुगर का था, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आती थी, उस पे वो फ़ोकस करते थे। तो बहरहाल तो इसीलिए आप एमबीए की साइड पे गए। मैं एमबीए की तरफ गया कि भाई बिज़नेस अगेन हुँ। फ़ोकस ये था कि बिज़नेस फैमिली है, तो बिज़नेस को ही जॉइन करना है। जी। बहरहाल एमबीए जब मैंने कर लिया और इसके एमबीए करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एमबीए और में गोल्ड मेरा मेडल भी ले गोल्ड लिया। मेडल लिया था मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का एक कोर्स होता था, उसका एक अलग गोल्ड मेडल होता था, वो भी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मतीउर रहमान साहब होते थे जो पिकिक में हाँ, हाँ, होते थे। हाँ, 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 याद है तो मुझे, याद है। वो ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे। जी, जी। और उस गोल्ड मेडल को जो कि एक्चुअली रियल गोल्ड होता था, वो पिकिक इसको स्पॉन्सर करता था। अच्छा। तो वो गोल्ड मेडल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हासिल किया उसमें। जी, जी, जी। बहरहाल इसके बाद मैंने ज़ाहिर जॉब मार्केट में आया, मैंने कुछ अर्से के लिए पहले पढ़ाया आईबीए में 1 सेमेस्टर और उसके बाद फिर मैंने पाकवेज इन्वेस्टमेंट कंपनी जॉइन किया, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जी। वहाँ से जर्नी शुरू हुआ था। तो ये अगर आप हम एकेडमिक करियर को अगर वन लाइन में डिफाइन करना चाहें, तो इसमें ज़्यादा रोल कोई बड़े स्कूल्स का था या पेरेंट्स की तवज्जो का था? मैं यही कहूँगा कि देखें जो फाउंडेशन जो होती है ना, वो तकरीबन क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक की होती है। उसमें तो मैंने कोई बड़ी स्कूल से नहीं पढ़ा। हुँ। उस ज़माने में तो मतलब पेरेंट्स का ही फ़ोकस था और उनकी ही तवज्जो और उनकी जी। मेहनत की वजह से और उनकी दुआओं की वजह से जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें। जी, जी। तो ये असल में अपने उन साथियों के लिए जो आजकल आपके तरीके से एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, मैं देखता हूँ कि लोग अपनी मी लाइफ़ को ख़त्म कर देते हैं, हुँ, सिर्फ़ बच्चों की खातिर और उनको टाइम नहीं दे पाते हैं सही तरीके से, वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कोई अच्छा ट्यूटर रख दिया, कोई अच्छे स्कूल भेज दिया, दैट्स जी। इट, ठीक है ना? ये कोई अच्छा गैजेट लेके दे दिया। जी, जी, जी। तो ये मी टाइम जो है ना, वो नहीं निकाल पाते हैं हाँ। अपने बच्चों की खातिर और जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी, और बिल्कुल। सबसे बड़ा फ़र्क जो मैंने देखा है, वो ये देखा है कि जिनकी खातिर वो अपनी सारी उम्र लगा देते हैं, सारे हर चीज़ ख़त्म कर देते हैं, उनसे वो अजनबी हो जाते हैं।
क्योंकि जब वो उनके ऊपर एक बुढ़ापा आता है तो मालूम हुआ कि बच्चे से 20-25 साल तक अजनबी रहे थे। एक आदमी है जो रात को आके सो जाता है और सुबह संडे को नज़र आता है। तो मेरे ख्याल है आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि पेरेंट्स की बुनियादी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों के एकेडमिक करियर को बनाना है जी, बिल्कुल। और ये वो आउटसोर्स नहीं कर सकते कभी भी टीचर्स को या स्कूल्स को। जी, 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 उनको बिल्कुल। खुद दिलचस्पी लेनी पड़ती है। मैं सही बहुत हूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और देखें इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि इसके बाद एक आपकी जब फाउंडेशन जब चली पड़ जाती है ना, जी, जी। तो उसके बाद फिर ये होता है कि बच्चा फिर अपने जब जब अपने हायर ग्रेड में जी जाता है हाँ, तो वो तो अपना फिर बिल्कुल। कर लेता है। तो वो जी। वो जो एक मेहनत की आदत जो पड़ गई थी, हाँ। फिर उसमें फर्दर आईबीए ने एक अच्छी चीज़ और डेवलपमेंट कर दी कि डॉक्टर वहाब साहब जो थे, जी, 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 तो जी। उनका ज़ाहिर है कि एक बड़ा रोल था कि डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी पे बड़ा फ़ोकस था। बहुत इसमें तो तो मुझे आपने याद किताब पढ़ी है सरकारी इदारों की इस्लाह? अच्छा नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है वो। डॉक्टर वहाब साहब वो अच्छा, क्या आदमी था वो हाँ। डिसिप्लिन के मामले जी, में। जी, बिल्कुल। तो बड़ा यानी कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे लेकिन ऐसा लगता था जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, जी, तो जी, जब जी। बेल बजती थी तो यू हैव टू बी इन द क्लास जी, और जी, अगर जी, आप जी। 2 मिनट लेट हो गए तो फिर आपको डॉक्टर उनकी इस साहब किताब पे मैंने अपने एक चैनल के ऊपर एक तबसरा भी डाला था, हाँ, जिसमें बहुत सारे वाक़यात थे उनके हाँ, डिसिप्लिन के। हाँ, जिसमें से एक ये भी था कि कन्वोकेशन था हाँ। और सारे एलीट पूरे शहर के आए हुए थे और तमाम लड़के आए हुए थे। तो उन्होंने ऐलान किया कि भई अब आप बी सीटेड तमाम लड़कों के लिए। जी, जी। वो चूँकि इतने अरसे बाद लड़के इकट्ठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे ये, तो जो टाइम था एग्ज़ैक्ट, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जनाब चूँकि ये इन ऑर्डर नहीं है, लिहाज़ा आज कन्वोकेशन कैंसल कर दिया गया है। ओह! तो लोग बड़े परेशान हुए, सारा कुछ था, लेकिन वो इतने डिसिप्लिन के साथ थे, जी। बल्कि लाइटें-वाइटें बंद करा दी उन्होंने सारी। हुँ। तो कुछ लोगों ने कहा भी जनाब वो खाना-वाना इतना आया है, बच गया है, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। तो नहीं, नहीं खाना मैंने एडीएम को भिजवा दिया पहले। तो वो डिसिप्लिन रखना चाहते हाँ, थे। तो वही डिसिप्लिन ज़िंदगी में जो आता है ना डिसिप्लिन वहाँ से भी काफ़ी डिसिप्लिन आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और फ़ोकस ये सब चीज़ें। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपकी एक फर्टिलाइज़र होती हैं जो किसी खेती को अच्छा बनाती हैं। जी, बिल्कुल। कि ऑटोमेटिक कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि हाँ, किस्मत से मिल गई, हाँ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी, जी, मेहनत करनी होती है और आपको हमेशा जो है ना ये भी देखना होता है कि कई औक़ात जैसे अब ये प्रोफ़ेसर जो होते हैं जी, जी। या डीन हो गया, डायरेक्टर हो गया, वहाँ तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है ना, जी, आपको जी। उनके अंडर प्रेशर में काम करना पड़ता है। हुँ। लेकिन कई औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, आपको अपना मेंटर खुद तलाश करना होता है। सही, सही। तो एक भी ये भी बड़ा है जब आप हाँ। जब जॉब पे होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट लेकिन आप जी, अपने जी। मेंटर को आप खुद चूज़ करते हैं और फिर उससे जितना बेनिफिट आप ले लें, वो आपकी किस्मत की बात हाँ, होती है। तो ईमानदारी बात है मेरे पहले मेंटर कैसर मुफ्ती साहब जी, मरहूम जी, थे ये जी। और बल्कि आपकी अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड मैं बता दूँ ये कि बड़ी टेम्पटेशन हुआ करती थी उस ज़माने में जब पाक कोयत था जी। मार्केट के अंदर ये, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि हाँ। देखो टेम्पटेशन में कभी भी नहीं जाना जी, जी, बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि आता पैसा हर एक को अच्छा लगता है लेकिन हुँ। जब पैसा निकलता है इसके अंदर ये तो घर मकान सब बिक जी, जाता है ये। बिल्कुल। तो तो मैं अपने मेंटोर्स की अगर थोड़ी-सी बात कर लूँ, जी तो हाँ, देखिए इसमें बिल्कुल यकीनन। मेंटोर्स के लिहाज़ से देखिए मैंने जो है ना मेरा जो अगेन जो सफ़र रहा इसमें, तो उसमें जो मेरे मेंटोर्स रहे सबसे पहले तो ज़ाहिर है मैं इरफ़ान सिद्दीकी साहब का नाम लूँगा कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं कि है। और यानी कि जब वो मुझे पाक कुवैत में उन्होंने रिक्रूट किया था उस वक़्त से लेके मेरा उनके साथ 1990 से सफ़र है, 1990 से तो माशाल्लाह 34-35 साल का ये सफ़र है। तो हर मौके पे मैंने देखा कि वो हमेशा एक अच्छी गाइडेंस देते थे, तो मैंने उनकी मेंटरशिप से मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हुँ, फिर इसके बाद इस जर्नी में आरिफ़ुल इस्लाम साहब भी आ गए। क्या बात है! तो आरिफ़ुल इस्लाम साहब जब आए, जब उन्होंने मीज़ान में टेक्नोलॉजी के तो जॉइन किया, मास्टर है वो। हाँ। तो वो माशाल्लाह वो और ना सिर्फ़ ये कि वो हमारे बोर्ड पे थे बल्कि 97 में वो अल-मीज़ान के चेयरमैन भी बन गए वो। जी, 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 तो जी, उसके जी। बाद एक उनके साथ बड़ी एसोसिएशन रही, उनसे बड़ा सीखने को मिला और जब पाक कुवैत में ज़ैगम साहब जो थे, उन्होंने जब जी, एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर जॉइन किया, जी, तो दैट वाज़ द पीरियड इसके बाद जब इंसेप्शन हुई अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स की और मीज़ान बैंक की, जी। तो उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की और उनकी एक मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये तीनों की बड़ी मुफ़ात वगैरह डाइवर्सिफ़ाइड पे भी टेक्नोलॉजी थी, बड़ी मुफ़ डाइवर्सिफ़ाइड टेक्नोलॉजी जी। थी। हर एक ने अपनी अलग-अलग वैल्यू ऐड की इसमें। मैं समझता हूँ मुफ़ात कि का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी, जो इंडस्ट्री को जो एक ग्राउंड पे लाना था, वो ज़ैगम रिज़वी साहब को उसका कमाल है, उनका उन पे जाता है। हालाँकि उनका कोई ऐसे फ्यूचर फंड इंडस्ट्री तो उस ज़माने में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं थी। जी, बिल्कुल। लेकिन उनका ये फ़ोकस था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करना चाहिए, प्लेयर्स को मिलके बैठना चाहिए, इंडस्ट्री को एक साथ मिलके जो इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व करना चाहिए और एक फोरम बनाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बड़ा बुनियादी किरदार प्ले किया और उस ज़माने में जैसे अल-मीज़ान नया-नया बना था जी, जी, जी। और इवन उस वक़्त वो पाक कुवैत में नहीं थे, वो पाक जी, कुवैत के एमडी नहीं थे, उसलिए अल-मीज़ान से उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था।
तो लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उनका बड़ा फोकस था, तो वो बड़े जो इवन जो प्लेयर्स थे, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट, जेस इन्वेस्टमेंट, मीज़ान, पिकिक के फंड्स थे, उन सबको एक फोरम पे लाते थे। ना कोई ऑफिस था, दफ्तर था मुफाब का। मुझे याद पड़ता है कराची क्लब में मीटिंग होती थी और अच्छा उसमें बड़ा रोल जैगम साहब ने किया, और फिर उसके बाद हबीबुर रहमान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अच्छा किया। अच्छा, ये में हाँ। हबीबुर रहमान साहब जब मुफाब के चेयरमैन जैगम साहब थे, तो हबीबुर रहमान साहब वाइस चेयरमैन थे। और वो चूंकि पुराने एनआईटी के थे, उनका इंडस्ट्री का बैकग्राउंड था, तो अगेन वही बात है कि जब ऐसी टीम बन जाती है ना, जब सिनर्जीज होती हैं, जो कि हमने मीज़ान बैंक के केस में देखा, सिनर्जी थी इरफान साहब की और आरिफ साहब की, तो फिर चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से डेवलप होती हैं। मैं थोड़ा-सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इरफ़ान साहब और आरिफ़ साहब की जो सिनर्जीज़ थी और उससे जो बरकत हुई मीज़ान बैंक के बारे में जी, जी। और अलमीज़ान के बारे में, थोड़ा-सा उसको मज़ीद ज़रा डिस्कस करेंगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि मेरा तो अपना ख़्याल ये है कि इन इदारों की सक्सेस स्टोरी की बड़ी वजह ये है कि इन दोनों ने एज़ अ टीम इतना अर्सा काम जी, किया। बिल्कुल। देखें वही बात है कि जो इरफान साहब की जो क्वालिटी है कि वो हर आदमी से एंगेज हो जाते हैं जी। और हर आदमी की बात को सुनते हैं और समझते हैं। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग भी क्वालिटी थी और उनका एक विज़न है। हुँ। और जो उनका विज़न जो था, वहीं से ये इन दोनों इदारों की इब्तिदा हुई कि हमें इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक जी, इन्वेस्टमेंट को इस्लामिक प्रमोट प्रोडक्ट करना जा है। हुँ। तो विज़न के लिहाज से सारा कंट्रीब्यूशन इरफान साहब का था। अब उस विज़न की एग्ज़ीक्यूशन में ही हैड अ एबल पार्टनर, जी, और जी। एग्ज़ीक्यूशन में आरिफ इस्लाम साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। टेक्नोलॉजी में मैं कहूँगा कि आरिफ साहब ज़ाहिर है उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो सर्विस क्वालिटी में, जी, एक्सीलेंस जी, में, जी, जी, बिल्कुल इन सही। सब चीज़ों को डेवलप करने में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन दोनों ने प्ले किया। और इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब दूसरी बैंक्स की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ बनी हैं, जो और लोग बैंकों की हुँ। भी हैं, एचबीएल की है, यूबीएल की है, अल फलाह की है, एबीएल की है, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर सब्सिडियरीज़ को वो सपोर्ट पेरेंट की ना मिली जितनी मीज़ान को मिली। जी, जी। हर लेवल पे, हर मौके पे अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट को हमें आरिफ साहब से और इरफान साहब से ना सिर्फ गाइडेंस मिलती थी, बल्कि कनेक्टिविटी उन्होंने क्रिएट की बिटवीन द टू मैनेजमेंट्स। जी, 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 बिल्कुल। यानी वैसे तो नॉर्मली होता है कि बोर्ड लेवल पे आना, बोर्ड मीटिंग अटेंड करना और चले जाना और फिर अकाउंटेबिलिटी कर लेना मैनेजमेंट की, वो तो हर हर बोर्ड जी, करता मुझे है। याद है उसके सेकंड फ़ेज़ में मैं भी चूँकि डायरेक्टर जी, था ये, जी, तो ये मालूम है मुझे कि बड़ा मसला रहता था कि मीज़ान बैंक की टीम को भी ये अलमीज़ान वाले हमारे यहाँ क्यों जी, कम्पीटिंग बिज़नेस। जी, लेकिन कंप्लीटली। इन दोनों ने इसको बाकायदा लेवल पे जी, लेकर आए बिल्कुल, और ये क्या बिल्कुल। पता है कि ये और सिनर्जीज़ हैं, कम्पीट करना नहीं है, जी, बिल्कुल, अलमीज़ान और बिल्कुल। मीज़ान बैंक में। बिल्कुल, ये चीज़ जो रियलाइज़ेशन जो पूरी मीज़ान बैंक की मैनेजमेंट में जो करवाई गई या ब्रांचेज़ में कराई गई, वो इरफान साहब का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जी, जी। उन्होंने इस बात को समझाया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने फंड्स नहीं बेचेंगे, तो यही पैसा आपके बैंक से भी निकल जाएगा और आपके सब्सिडियरी फंड से भी निकल जाएगा। सही। दूसरे बैंक उसको ले जाएँगे, जब दूसरे बैंक की सब्सिडियरी में वो फंड में चला जाएगा, तो फिर इवेंचुअली वो रिडेम्पशन होगी तब भी बैंक में जाएगा। जी, ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट उन्होंने सेल किया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये किया कि जो केपीआईज़ और टारगेट्स थे, उसमें उसको भी उसमें उनको वेटेज इनकॉर्पोरेट डाली किया, उन्होंने ये। वेटेज डाला, और तीसरी चीज़ उन्होंने की कि उसके ऊपर इंसेंटिव भी दिया। जी हाँ। तो यानी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल था। फिर अगेन जो मैंने कहा ना कि टीम को कनेक्ट करना, मीज़ान बैंक की मैनेजमेंट टीम को अलमीज़ान की मैनेजमेंट टीम के साथ टेक्नोलॉजी में, अब उन्होंने इंश्योर किया कि टेक्नोलॉजी की जो टीम थी, फैज़ साहब जिसको हेड करते थे मीज़ान बैंक में, अभी भी हेड करते हैं माशाल्लाह से। उनके साथ जो भी वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, परचेज़िंग है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसमें उनको इन्वॉल्व रखा हमेशा उन्होंने, उनकी सपोर्ट रही हमें। यानी मीज़ान बैंक की जो वेबसाइट थी, वो पहली बैंकों में इट वाज़ द फर्स्ट वेबसाइट जहाँ पे जाके आप मीज़ान के फंड्स को डायरेक्टली जी। बैंक अकाउंट से खरीद सकते थे। जी, जी, बिल्कुल। तो ये इस तरह की जो सिनर्जीज़ थी ना, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और ज़ाहिर है कि एक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो डेवलप हो गया था मीज़ान ब्रांड के ऊपर, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि लोगों ने देखा कि ये लोग सिंसियर हैं, ये ऑनेस्टी और असल इंटेग्रिटी के चीज़ ये साथ है। काम कर रहे हैं जी, जी, जी। और एज़ अ टीम काम करते हैं जी। और कस्टमर को की रिक्वायरमेंट को देख के काम करते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और आरिफ साहब का, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज़ थी, और फिर ज़ाहिर है कि उनका चूँकि बैकग्राउंड भी था, वो पहले एमसीबी की जो ट्रस्टी कंपनी थी उसमें भी वो उसके चेयरमैन के तौर पे काम कर चुके थे। सीडीसी में भी उनका रोल रहा है पहले। तो ये कैपिटल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग आरिफ साहब की बड़ी अच्छी थी, जिसमें हमें उन्होंने बड़ा बैलेंस स्कोर कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया मीज़ान में हमने। पहले मीज़ान बैंक में इंट्रोड्यूस और फिर अलमीज़ान में इन्वेस्टमेंट करवाया। तो वो जो प्रैक्टिसेस थी ना, वो ट्रिकल डाउन होती रही, अच्छी प्रैक्टिसेस थी अलमीज़ान में, और आपने देखा कि इसकी वजह से मीज़ान बैंक में भी और अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में भी जो एम्प्लॉइज़ हैं, मैंने देखा है कि जो एम्प्लॉइज़ आए वो आज भी मतलब 10 कोई 10 साल से अलमीज़ान में है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से।
लोगों ने अपनी अपनी पूरी पूरी जिंदगियां जो है ना एज एन एम्प्लॉयमेंट सोच के नहीं दी, एक मिशन को देखते हुए, मिशन को समझते हुए, और अपनी पूरी पूरी लाइफ यहीं पे ही, और आप भी वहीं से रिटायर हुए। मैं वही अब ऐड करने वाला था जी कि जो लोग रिटायर होकर चले गए, मुझे जैसे मैं टेक्निकली मैं 2016 में, बल्कि 2014 में रिटायर हुआ था, 2016 में तो खत्म हो गया था, लेकिन आज तक मैं अपने आप को मीज़ान का हिस्सा समझता हूँ जी ये। जी। और मैं आपकी बात से इजाफ़ा करूँगा कि अक्सर मुझसे लोगों ने पूछा कि मीज़ान बैंक की सक्सेस स्टोरी क्या है? मैंने कहा, भाई पहली बात तो ये कि उनकी माँ की दुआ है इरफ़ान साहब की, जो शायद कि जितना वो आपको मालूम है कि जितनी केयरिंग करते थे, माँ अगर बीमार है तो बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं हटेंगे ये। जी और मैंने कहा दूसरी बड़ी बात है कि मीज़ान बैंक एक गाड़ी के तरीके से, जिसकी इंजन और ड्राइविंग फोर्स तो इरफान साहब है, लेकिन उसके एक्सेलेरेटर और उसकी ब्रेकें यहाँ पे आरिफ इस्लाम साहब बैठे हुए हैं। और मैंने जितना भी लोगों से तजिया किया, लोगों ने इस्लाम की वजह से मीज़ान बैंक में कम गए, टेक्नोलॉजी और सर्विस क्वालिटी, जी ये दो बहुत थे जिसकी वजह से आपको तो मालूम ही है कि बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो मूव की, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट वो जी बिल्कुल। इस्लाम की वजह से नहीं मूव किए थे। जी जी बिल्कुल। और इसमें यकीनन आप उसको कह नहीं सकते किसका ज़्यादा किसका कम। हम्म आरिफ साहब की बड़ी वो रहा है कि आरिफ साहब में खाली उस पोजीशन में थे कि अगर वो चाहते तो कहीं भी जाके बड़े आसान से वो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। हम्म लेकिन उन्होंने पसंद इसी को किया कि अपने इस रोल को, अपने इस किरदार को, कि इरफान साहब के साथ बैठकर उस बैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। और वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती रही, लेकिन वो कभी गए नहीं है। जी तो बिल्कुल। इन दोनों अफराद को तो बहुत क्रेडिट जाता है, मीज़ान बैंक की सक्सेस का और एज़ चेयरमैन अल मीज़ान का। तो चलिए कुछ ज़रा बताया, आपने सीएफए वगैरह भी तो कर लिया था बीच में? जी जी जी। बल्कि अच्छा इब्तदाई हाँ। सीएफए का जो यहाँ पे सही माने जो वो आया था, वो आपके बाद ही से बूम आया था जी पूरा ये। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि देखें, मेरा हमेशा फोकस रहा कि अपने आप को, जैसे मैंने कहा, अगेन वही पेरेंट्स की जो एफर्ट थी कि भाई हमें आपको वेल एजुकेटेड रखना है। जी, जी, तो जी। जब मैंने एमबीए किया था तो उस ज़माने में तो शायद कंप्यूटर भी नहीं थे। जी, मुझे याद है कि हमारे आईबीए में एक जो हमारा कंप्यूटर रूम होता था, जी। और उसमें एक कंप्यूटर होता था डेस्कटॉप, और पूरी क्लास उस कंप्यूटर पे बैठ के सीखती थी क्लास में कि ये जी, कंप्यूटर कैसे चलता है, उसका कीबोर्ड कैसे चलाना है, उसमें डॉस कैसे चलेगी, विंडोज़ कैसे चलेगी। तो सही है। लेकिन बहरहाल, और ऑब्वियसली वी हैव सीन ट्रेमेंडस चेंज इन टेक्नोलॉजी ओवर द इयर्स ड्यूरिंग जी, माय बिल्कुल। करियर। तो अलहमदिल्ला अपने आप को हमेशा अपडेट टेक्नोलॉजी के रखना। लिहाज से अपग्रेड करना, वो मेरा हमेशा फोकस रहा। तो मैंने 97 में मुझे पता चला कि सीएफए क्वालिफिकेशन होती है और उसका बड़ा रेलेवेंस है। अगेन ये भी कुछ चीज़ें जार्डीन फ्लेमिंग से ही मैंने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है यहाँ पे भी कुछ पता चला कि भाई मसूद अकबर साहब होते थे, जी, जी, जो जी, जी, जार्डीन बिल्कुल। फ्लेमिंग हाँ, एमडी हाँ, थे, तो हाँ, वो याद वो है। सीएफए थे। हाँ, अच्छा, अच्छा, वो ये वाह! सीएफए चार्टर होल्डर थे, और सीएफए का एग्जाम पाकिस्तान में वो इन्विजिलेटर के तौर पर कंडक्ट करते थे। अच्छा। तो जब वो ज़ाहिर है हमारे बोर्ड पे भी थे वो, तो बात होती थी उनसे, उन्होंने बताया सीएफए के बारे में बताया, फिर यहाँ पे कुछ कुलीग से ही पता चला। तो मैंने सोचा मुझे सीएफए की तरफ जाना चाहिए, तो मैंने उसका करिकुलम मंगा के देखा। जब करिकुलम मंगाया तो मैंने देखा कि मैंने जो आईएमबीए में पढ़ा है, उसके काफ़ी बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो मैंने शायद वहाँ नहीं पढ़ी हैं। अच्छा! तो मैंने कहा यार ये तो बड़े वैल्यू एडिशन है, तो इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। बहरहाल अगेन मतलब 90। आपकी वो उस शौक में नहीं गए थे कि एक डिग्री और ले लूँ, बल्कि इस जी, जी। वजह से गए थे कि कोई मेरे इल्म में इज़ाफ़ा होगा, जी, कोई नई बिल्कुल। चीज़ें हैं जो। सबसे पहले मैंने उसका वही मँगाया ना, आउटलाइन मँगाई करिकुलम की। जब जी, जी। आउटलाइन मँगाई, उस ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं था। हाँ। तो ज़ाहिर है वो तो हार्ड कॉपी किसी से मँगाई, ली, फ़ोटोकॉपी कराई, देखी, फिर उसको वापस की। फिर उसको जब करिकुलम देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी नई-नई चीज़ें हैं जो हमें शायद पाकिस्तान में अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई और हमने कभी पढ़ी भी नहीं आज तक। तो उसके ऊपर फिर मैंने फ़ोकस किया, फिर 97 में मैंने सीएफए स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम। 3 लेवल होते हैं, 97, 98 और 99 में मैंने उसको कंप्लीट किया। जी। अच्छा, इस ज़माने में अगेन वही मसूद अकबर साहब की मैं बात करूँगा यहाँ पे कि उन्होंने मुझे बताया कि इसकी जो है ना, हर कंट्री में इसकी सोसाइटीज़ बनती हैं, सीएफए हुँ। चार्टर होल्डर। तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में ही बनानी चाहिए। लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम तकरीबन इफ आई रिमेंबर करेक्टली कि कम से कम 50 के करीब सीएफए चार्टर होने चाहिए, अच्छा। और उसके कम पे शायद वो नहीं बनता था चैप्टर, क्योंकि चैप्टर का काम यही होता था कि वो सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ क्लोज़ली जी, काम करता था जी, उसको जी, जी। प्रमोट करने के लिए। बहरहाल उन्होंने एक दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो ज़ाहिर है उस ज़माने में मेंबर नहीं हाँ, थे। हाँ। जब मैंने सीएफए कर लिया, उस वक़्त तक थोड़ी-सी अवेयरनेस क्रिएट हो गई थी, तो फिर मैंने सीएफए इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया और मैंने कहा पाकिस्तान में इसकी हम सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। ये तकरीबन 2000 की बात है। अच्छा। अच्छा, वो 2000 के एंड में था या शायद 2001 के शुरू में था। ऐसा कुछ था, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है क्लोज़ टू 9/11 जो हुआ था उससे कुछ अरसे पहले की बात है। सही, सही। तो अगेन उस ज़माने में अब ईमेल वगैरह आ चुका था, ईमेल पे कम्युनिकेशन हो रही थी कि भाई हम सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। जब 9/11 हुआ, तो एकदम से ईमेल आना बंद हो गई उनसे, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा था कि हम सोसाइटी हाँ। बहरहाल वो फिर एक लीन पीरियड था, 2-3 महीने गुज़र गए, फिर दोबारा कम्युनिकेशन रिस्टोर हुआ
और फिर उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में इतने हैं, आप इनको अप्रोच करें, कांटेक्ट करें। माशाल्लाह से फिर हमने इसको अप्रोच किया, कांटेक्ट किया और फिर ये सोसाइटी बनाई। तो वो सोसाइटी बनने का ये फ़ायदा हुआ ना कि सीएफए की अवेयरनेस जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी, जी, वो जी, जी, माशाल्लाह से बिल्कुल। काफ़ी तेज़ी बहुत से हुई, हो बहुत गई हुई। इसमें। जी। और मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब इसका लॉन्च इवेंट हमने कंडक्ट किया था, तो उसमें खालिद मिर्ज़ा साहब थे, चेयरमैन एससीजीपी के तौर पे आए थे हुँ। और शौकत अज़ीज़ साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। अच्छा। उनको हमने इनवाइट किया और ज़ाहिर है कि चूँकि ये लोग अवेयर थे सीएफए के हाँ, बारे इनको में, पता था जी, तो हाँ। उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया और उन्होंने एज़ चीफ गेस्ट एंड एज़ गेस्ट ऑफ ऑनर वो अटेंड की थी सेरेमनी हुँ, हमारी। हुँ, हुँ। बहरहाल ये सीएफए का माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सफ़र रहा इसमें और उसमें और आज वो बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक जी, खासा स्ट्रॉन्ग इदारा जी, समझा जाता है। बिल्कुल। ये क्वालिफ़िकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग जी, क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल। समझी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा इसमें बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। जब सीएफए इस वक़्त अगर हम देखें ना तो ओवर द ईयर्स पाकिस्तान से तकरीबन मेरा अंदाज़ा है, ये नंबर एग्ज़ैक्ट तो मेरे पास नहीं है, कि मोर देन 1000 पीपल हैव क्वालिफाइड फ्रॉम पाकिस्तान एज़ सीएफए ओह! चार्टर होल्डर, मोर देन 1000 पीपल। जी, जी, जी। जिसमें से इस वक़्त तकरीबन 400 से 500 तो लोग वो हैं जो पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। हुँ। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि हम देख रहे हैं हमारी रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं, हमारी काफ़ी हमारे मैन पावर काफ़ी बाहर जा लोग रहा है। बाहर भी गए हैं। बहुत सारे लोगों को एक डोर ओपनर था, क्योंकि सीएफए की क्वालिफ़िकेशन ऐसी है कि वो सारी इंटरेस्टेड दुनिया में रहना चाहिए। रिकॉग्नाइज़ जी, है। बिल्कुल सर। तो हाँ। अगर हम एमबीए आईबीए से किया है, एमबीए लम्स से किया है, वो लोग आईबीए और लम्स को नहीं जानते, या लेकिन शक्कर से सीएफए को किया लोग है। जानते हैं, शक्कर से किया है, लेकिन सीएफए को सब जानते हैं। हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि फंड मैनेजमेंट साइड पे जो मिडल ईस्ट में, कनाडा में, यूएसए में बहुत सारे लोग हैं हमारे, इवन इन द फार ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में हमारे बहुत सारे सीएफए चार्टर होल्डर हैं, वो पाकिस्तान से क्वालिफाई करके बाहर गए, उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो यानी पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने वहाँ यानी मैं जाके। इसको अगर ऐसे बताऊँ कि वो लोग जो कि जॉब कर भी रहे हैं, जी, जी। तो उनके लिए भी वो एंड नहीं है, अभी जी, जी। आगे बहुत आगे जाना है। जी, और जी। उसके लिए जैसे कि आपने कहा कि सीएफई की क्वालिफ़िकेशन सबसे बेहतरीन है जी, बिल्कुल। और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़्ड है हाँ। और उसको काफ़ी लेकिन थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। जी, बिल्कुल। तो जी, मेहनत तो ज़ाहिर है बहुत होती है और मैंने भी ज़ाहिर है ये बड़ी मेहनत की थी उस ज़माने अच्छा में क्योंकि पर्रे-वर्रे नहीं चलते थे कभी? नहीं पढ़े हो नहीं होते, वो तो बड़ा सीएफए का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी हुआ था पाकिस्तान में कि उनका जो अब तो ऑनलाइन हो गया सारा एग्ज़ाम वगैरह, लेकिन उस ज़माने में फिज़िकली पेपर आते थे पाकिस्तान। अच्छा। सारी दुनिया में वो कोरियर करते थे पेपर। हाँ, हाँ। एक ज़माने में कहीं चूँकि ये कस्टम्स में भी जाता था और ज़ाहिर है प्रोसेस होता था रिलीज़ का, इतनी मोटी-मोटी एग्ज़ाम शीट्स होती थी, सब होती थी, बुक होती थी जिसमें कॉपी भी थी जिसमें वो देते थे, वो आप एग्ज़ाम लिखते थे, अपना जवाब लिखते थे। हाँ, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में तकरीबन 2000, 2500, 3000 कैंडिडेट हर एग्ज़ाम में बैठते थे। सही। एक ज़माने में उनको कुछ शुबा हुआ 1 साल में हाँ, कि कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है। कहीं अच्छा। से पेपर जो है ना शायद उसमें या कुछ मसला हुआ हाँ, है। हाँ। उन्होंने वो एग्ज़ाम ही कैंसल कर दिया। अच्छा। तो इतना सख्त स्टैंडर्ड ओह! उनका। चुभो गन्ने। तो जी, जी, बिल्कुल। तो उसमें जो है ना इसमें जो मैं कहूँगा कि देखें इसमें जब मैंने भी 97 में जॉइन किया हुँ। सीएफए प्रोग्राम, 98 में हमारे अगेन वही आपको पता है कि जी, धमाका जी। किया हमने। हाँ, तो एक अजीब-सा एक्सपीरियंस था कि मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी पढ़ाई के लिए अच्छा। और हमारे जो एमडी साहब थे अदनान अहमद अली साहब जो थे जी, उस जी, ज़माने जी, में जी। जी। तो अभी 4 दिन हुए थे छुट्टी को कि धमाका हमने कर दिया 28 मई को। जी, जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि छुट्टी-वुट्टी तो कैंसल, अब आप आ जाएँ यहाँ पे। तो हाँ। वापस आप क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रही है और हाँ, हाँ, पोर्टफोलियो हाँ, कौन हाँ, देखेगा? हाँ, हाँ। तो बहरहाल आई हैड नो चॉइस। तो जी। मैंने वो 4 दिन की छुट्टी में जो पढ़ाई की थी वो की थी, फिर मैं दफ़्तर चला गया। अब मैंने फिर एक रूटीन अपना बना लिया कि मैं दफ़्तर में शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक जब मेरा काम होता था, काम करता था। सही। फिर मैं वहीं दफ़्तर में ही बैठा रहता था, घर नहीं जाता था। तो मैंने कहा जितनी हिम्मत है इतनी देर पढ़ाई कर लें यहीं पे, फिर जब घर जाके सो जाना है जाके। जी। उस धमाके में मुझे याद आया कि बाज़ औक़ात हम लोग एक रिस्क अवेयरनेस नहीं होती है, तो उससे पहले आपको याद होगा कि पाक कुवैत की एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी कि जो फ़ॉरेन डॉलर के अगेंस्ट रुपये में कन्वर्ट करके फिर लोन दिया करते थे और बड़ा एक वनीला प्रोडक्ट थी ये। जी, जी। और उस वक़्त तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो जो है सॉवरेन डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है किसी अंदाज़ से। जी, जी। तो आपको याद होगा कि जब वो धमाका हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद स्टेट बैंक ने सारे डॉलर फ्रीज़ कर फ्रीज़ दिए कर दिया थे। था। जी, जी। और जब डॉलर फ्रीज़ कर दिए थे जिन लोगों के डॉलर थे उन्होंने हंगामा कर दिया। हुँ। तो मैं चूँकि लीगल को देखता था तो मेरे ज़िम्मे लगाया कि भई ये तो बड़े मसले होंगे, केस होगा होगा क्या होगा ये? अब बात है हम कर रहे हैं 97-98 वगैरह की है। हुँ। तो मैं कई लॉ फर्म में जाके मिला था इस इश्यू को लेके जो मुझे आज तक याद है मुझे कि ओडिंगटन में मैं गया था। उन्होंने सारी चीज़ें देखी और कहने लगे भाई अगर 2-3 करोड़ रुपए दे के जान छूटती है तो जान छुड़ा लो। अगर लिटिगेशन के चक्कर में पड़ गए तो इससे भी ज़्यादा खर्चा होगा और पता नहीं मुमकिन है फैसला तुम्हारे खिलाफ आ जाएगी। हुँ। सिर्फ़ इसलिए कि उस वक़्त हमने ये विजुअलाइज़ नहीं किया था कि ये अगर स्टेट बैंक ने डिफ़ॉल्ट कर दिया देने में तो हम कहाँ खड़े होंगे। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रॉब्लम से फिर निकल आए थे बाद जी, में हम लोग। अलहम्दुलिल्लाह।
तो बात हो रही थी आपके करियर की और आपने करियर में आपने बड़े अच्छा बताया कि सीएफए एक बड़ी अच्छी कॉल। अच्छा, आपने माशाल्लाह फिर बाद में हार्वर्ड से भी कुछ थोड़ा-सा जी, उसका जी। बताइए आप? जी, जी, फारूक साहब आपकी सब आपकी नॉलेज में है हर चीज़। पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, हम तो मैं जिसका इंटरव्यू लेता हूँ ना, पहले जी, उसका फेसबुक में जी, वहाँ माशाल्लाह, से माशाल्लाह, हर जी। चीज़ इकट्ठे करता हूँ ये उसके बारे में। देखिए वही बात थी कि जब ये एक मेरा हमेशा फ़ोकस रहा कि कंटिन्यू एजुकेशन रहे, बल्कि इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताऊँ सीएफए से रिलेटेड फिर हम हार्वर्ड पे आते हैं कि मैंने सीएफए किया है 99 में, हुँ, ठीक है? और सीएफए की एक रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स की, स्टडी आवर्स की, सीपीई क्रेडिट जिसको कहलाते हैं। तो हुँ, सीएफए में मैंडेटरी नहीं है, हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अमंग द वेरी फ्यू ग्लोबली हुँ। जिन्होंने 20 कंसेक्युटिव ईयर्स से जो अपना जो सीपीई की रिक्वायरमेंट अच्छा। नहीं है, हाँ, हाँ, एक हाँ। सजेशन है उनकी सिर्फ हाँ, कि मैं हाँ, हाँ। उसको पूरा किया है। तो अभी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि 20 कंटिन्यूअस ईयर्स से आप अपना जो है ना, जो जो टारगेट है हमारा रिकमेंडेड टारगेट जो है, उसको माशाल्लाह। आप अचीव कर रहे हैं। तो वेरी फ्यू पीपल ग्लोबली एक्चुअली। जी, जी। तो वही इसी स्पिरिट में मैंने जब हार्वर्ड के बारे में मुझे पता और ये चला। सब चीज़ें एक पाकिस्तान के बारे में एक सॉफ्ट इमेज बाहर भेजती हैं। जी, आफ्टर ऑल ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। वो जी, देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं, जी, जी, जिन्होंने क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद अपने इदारे को कहाँ पहुँचा दिया और खुद कहाँ पहुँच गए। जी, इसके ऊपर आप लोग गौर करें, जो लोग इस फ़ील्ड के अंदर हैं, बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जी, जी, कि क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाने की कोशिश करें पे। जी, 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 आप बिल्कुल। जी। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और ऑब्वियसली ये आज मीज़ान की तरफ से अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी कि हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल में एक प्रोग्राम होता है अभी भी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम जी, जैसा, और इट्स अ लीडरशिप प्रोग्राम, जी। और उसमें सारी दुनिया से लोग आते हैं और वो भी टॉप लेवल के और टॉप सीईओज़ लेवल वगैरह। के वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी सीईओज़ बन चुके हैं जी, या जिनको सीईओ बनाना होता है, उनको वो जी। कंपनीज़ भेजती हैं कि ये आर द टारगेट फॉर द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, उनको वहाँ हुँ। भेजती हैं। तो मैं तो पहले से सीईओ था, तो मुझे आरिफ साहब ने भी बताया था इसके बारे में और मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की और मुझे लगा कि ये अच्छा प्रोग्राम है और मुझे इसमें जाना चाहिए। तो मैंने 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल के प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेशन की, और ये अगेन वो वक़्त था जबकि कोविड जो अपने हाँ, हाई हाँ, लेवल हाँ, पे हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। तो बड़ा चैलेंज था उसमें क्योंकि कोविड थोड़ा-सा कम तो हो गया था लेकिन ट्रैवल के ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शन जी, थी। जी, 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 बिल्कुल। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाके, और उसके 4 मॉड्यूल थे। हुँ, पहला मॉड्यूल ऑनलाइन था, पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस होती थी। सेकंड मॉड्यूल वाज़ एट द कैंपस, बॉस्टन में हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल का जो कैंपस है। फिर थर्ड मॉड्यूल फिर ऑनलाइन था और फिर फोर्थ मॉड्यूल था वो फिर कैंपस पे था। हुँ, हुँ। तो जब हमने पहला मॉड्यूल अपने स्टार्ट किया तो उस ज़माने में तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, फिर सेकंड मॉड्यूल जब हमारा स्टार्ट होने का टाइम हुआ, तो उस वक़्त भी रिस्ट्रिक्शन थी लेकिन मास्क की बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि हर वक़्त मास्क पहनना है। और इनफैक्ट जो आपकी जो कोविड टेस्टिंग होती थी, कैंपस पे रहते हुए हमें अलाउड नहीं था सेकंड मॉड्यूल में कि हम कैंपस से बाहर जाएँ कहीं। अच्छा, कोई बाहर इतनी चल ले रिस्ट्रिक्शन हो। क्योंकि कोविड अगर कहीं से लग हाँ, गया किसी हाँ, एक को तो ज़ाहिर है पूरी क्लासेस हाँ, खराब होगी। हाँ। और दूसरा तो यू हफ्ते आर में अंडर हाउस अरेस्ट। जी, अंडर हाउस अरेस्ट था। और उसमें हफ्ते में 2 दफ़ा हमारी टेस्टिंग होती थी। सारे जो हमारे ग्रुप था उसकी टेस्टिंग होती थी सिर्फ़ कोविड की, कोविड की जी। एड्स वगैरह की नहीं, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं थी। थी? अच्छा, उसका बड़ा अच्छा फ़ॉर्मेट है, उसमें जो जो प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट है वो बड़ा अच्छा है। एक तो मैंने कहा कि मॉड्यूलर प्रोग्राम था, दूसरा ये था कि वो 8-8 लोगों की टीम बना देते हैं सही, और एक स्टडी रूम होता है और उनके साथ 8 कमरे होते हैं उनके कैंपस इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। सही। तो 8 लोग उनके मतलब बेडरूम है उनके, छोटे से बेडरूम है, आप हाँ, जाके सोने हाँ, के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको, और कोई अपना टीवी-शीवी कुछ नहीं होता वहाँ पे। सही, हाँ, और बाकी टीवी वगैरह जो है, लैपटॉप जो है लगे हुए हैं और प्रिंटर लगा है, वो सारा आपका एक स्टडी एरिया होता है। सही है। तो प्रैक्टिकली आप इन 8 लोगों के साथ जो है ना अपना पूरा वक़्त गुज़ारते हैं, पूरे क्लासेस की तैयारी करते हैं, केस स्टडी प्रोग्राम है और वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के और सीईओज़। डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो जी, मेरे पास जैसे मेरे ग्रुप में जो था, कोई यूएसए के लोग थे, कुछ मेक्सिको का एक बंदा था, एक यूरोप का था और अपने नीदरलैंड्स का, एक इटली का था, मैं पाकिस्तानी था, एक खातून थी जो सीआईए की थी। अच्छा, तो मतलब ये बड़ा डाइवर्सिफ़ाइड ग्रुप था। हाँ। तो इस तरह के सारे वो बड़ा डाइवर्सिफ़ाइड बनाते हैं, एक मिक्स बनाते हैं ताकि हर आदमी जो है मतलब ना आप देखें ना ग्रूमिंग कितनी होती है, जी, जी। आपको ये मालूम है कि मैक्सिको में क्या हो रहा है और जी, फलाना क्या बिल्कुल, हो रहा है? बिल्कुल, जी, हाँ। बिल्कुल। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक हमारे ग्रुप में साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका का ही बंदा था 8 में से, लेकिन वो चूँकि वही कोविड की वजह से वो नहीं आ सका, तो हमारा ग्रुप एक तरह से 7 था, 8 हुँ, नहीं था। तो हुँ, इस हुँ। तरह और भी ग्रुप में हुआ था कि कोई नहीं आ सका, कोई रीज़न हो गया। लेकिन वो उसकी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग होती है, बड़ी एक अच्छी लर्निंग है और उसका अच्छा हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच ने बड़ा अच्छी तरह उसके ऊपर मेहनत की है। अब हमारे पास हर 2 महीने में हम एक लर्निंग सेशन करते हैं उसमें। अच्छा, तो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम होता है ये, और हम किसी न किसी अच्छी दुनिया भर से एक अच्छे स्पीकर को, क्योंकि हमारे
इस बैच में 124 लोग थे। 124 124 लोग थे उस बैच में, जी और जाहिर है इसमें तकरीबन 40 डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे। जी जी जी। तो हर दफ़ा हम इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग लोग ये होती है कि अब अगला स्पीकर किसको लाना है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। ग्लोबली जो अच्छा स्पीकर हमें मिलता है, फिर वो उस स्पीकर से वो रिक्वेस्ट करता है, एक आदमी इसकी ओनरशिप लेता है, और हर 2 महीने हमारा ऑनलाइन सेशन होता है। तो इस दफ़ा बल्कि मैंने आइडेंटिफाई किया था स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सलमान अहमद, जो फिडेलिटी हाँ 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 के हाँ जो ग्लोबल स्ट्रेटजी हेड हैं। हाँ हाँ ही हाँ इज़ हाँ। बेस्ड इन यूके, तो मेरे उनसे तो राब्ता है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, तो इस दफ़ा सेशन मैंने कंडक्ट करवाया था। तो ये मतलब ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग है, जो हमने हार्वर्ड का प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस कंटिन्यूअस लर्निंग को हमने नहीं छोड़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी वो चल जी रहा है जी बिल्कुल। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, मैं जो व्हाट आई डू बिलीव ये कि बाप कमाई पे जो बढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन वो आपको एक मुकाम पे पहुंचाता है, आगे लेके नहीं जाता है। हुँ, आगे तब हम जाते हैं जब अपनी एकेडमिक करियर को अपने करियर के साथ जेल कर देते हैं। बिल्कुल। यानी नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई और इस किस्म के कोर्सेज़ बहुत ज़रूरी हैं। हुँ, अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं करता है और मौका मिले तो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद कर लेनी चाहिए। जी, बिल्कुल, क्योंकि इससे बिल्कुल। जो एक्सपोज़र मिलता है जिस तरीके से कि आप फ़ोन उठाएँ और मालूम है कि आपने बात कर ली यूके और ऑस्ट्रेलिया में, तो इसने भी आपकी ग्रूमिंग में बहुत काम किया और ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जी, खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कंटिन्यूअस होगा हुआ। अब हार्वर्ड से आ गए तो फिर भूल-भाल गया, अपना जी, सेंट जी, लगाया बिल्कुल, उसको भूल बिल्कुल, गए ये, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बल्कि वो ऐसा अभी ही। तक चल रहा है ये। जी, ये चल रहा है, उसके अलावा जो हमारा जो 7 लोगों का जो ग्रुप है, जी, एवरी मंथ वी हैव अ 2 आवर मीटिंग, अच्छा, और उसको हमने इसको एक तरह से हम उसको कहते हैं, इट्स अवर इनफॉर्मल बोर्ड अच्छा, अच्छा, फॉर अच्छा, पर्सनल ग्रूमिंग। सही, तो अगर मेरे जो प्रैक्टिकल करियर में मेरे जो इश्यूज़ होते हैं, मैं उन लोगों से मशवरा करता हूँ। सही, जो सही। इटाली वाला बंदा है, इटली वाला, वो अपने खुद के डिस्कस करता है, तो मतलब हर एक आदमी फ़ोकस ग्रुप सा एक बन गया फ़ोकस है। ग्रुप है, जो हम कहते हैं कि ये हमारा बोर्ड है, साउंडिंग बोर्ड के तौर पे उसको यूज़ करते हैं कि यार मेरे ये चैलेंज आ रहा है पाकिस्तान में, अब मैं इसका क्या करूँ? अब देखें ना दुनिया में और क्या होता है? अब ये सब चीज़ें जो है ना मुझे आज आपकी मार्फत मुझे और काफ़ी लोगों को मालूम हो रही हैं, वरना शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि भई ये इन्वेस्टमेंट का क्या जी, फल निकलता है इसका। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। तो ये है बस बेसिकली हार्वर्ड से मुतालिक जो आपने पूछा उसके बाद। तो ये आपने अपने मेंटर की तो बात की, लेकिन आप भी तो कभी किसी के मेंटर रहे होंगे, तो चलें हम उसको नाम नहीं लेते हैं किसी अंदाज़ से, हुँ, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आजकल के जो एक नए लड़के जो आ रहे हैं प्रोफ़ेशन में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इन सब चीज़ों में, इनमें इन जनरल इतना क़ुव्वत बर्दाश्त, इतना हौसला इतना पाया जाता है, इनको बहुत जल्दी होती है सब कुछ अचीव करने के लिए। हुँ, हुँ। मेहनत इतनी कर लेते हैं लोग या जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं? नहीं देखें, बात ये है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ फ़ास्ट पेस हो गई है, तो एक्सपेक्टेशन भी फ़ास्ट पेस हो गई है मैं लोगों की। इसको टेक्नोलॉजी नहीं कहूँगा, मैं इसका आजकल ट्विटर ट्रेंड का ज़माना है कि जी, जिसकी लाइफ़ जो है किसी भी ट्रेंड की, जी। वो 24 घंटे से ऊपर नहीं जाती है। जी हाँ। तो अब तो देखें, बात ये है कि अगेन मैं थोड़ा-सा पीछे चला जाऊँ 1 मिनट के लिए, कि जब मैं स्टूडेंट था, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था या आईबी में पढ़ता था, तो हम ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाके किताबें निकाल के हुँ। चीज़ें ढूँढते थे, हाँ, हाँ, हाँ। कि उसके ऊपर काम करना पड़ता था। अब तो ये है कि कंप्यूटर खोला, चैट जीपीटी से पूछा, उसने जवाब दे दिया। तो बड़े बल्कि फास्ट चीज़ हो ईमानदारी गई की है। बात है कि ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन सेंटर हमारे ऐसे भी जो थे ना, बेचारे पीले स्कूल वाले, वो 2 चक्कर में आते थे। एक जी। तो पढ़ने को बहुत मिलता था, दूसरा एसी मिलता था वो। तो ये सही है कि लोगों का ज़ाहिर है कि ज़रा शॉर्ट टर्म की तरफ फ़ोकस ज़्यादा है, एक करियर की तरफ लोगों का फ़ोकस नहीं होता। और ये मतलब जेन ज़ी का ये मैं कहना कहना चाहिए, मैं देखता हूँ कि जेन ज़ी की हुँ। एक कैफ़ियत है कि वो कहते हैं यार कहीं भी काम करना है, 2-3 साल से ज़्यादा काम ना करो। 2-3 साल के हाँ, बाद ये मैं आपसे बल्कि पूछने वाला था कि देखें, एक दौर वो था कि जब बाप रेलवे में मुलाज़िम हुआ, सारी उम्र मुलाज़िमत की और रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे को रेलवे में रखवा दिया, जी, ठीक जी। है? ताकि वो मकान उसको मिलता रहे। ये हिसाब डाकखाने का था, पुलिस का था। लेकिन जो जेन ज़ी की आप बात कर रहे हैं, अब इसमें जो वाक़ई ऐसा ही है कि लोग 5-7 साल के बाद बेचैन होते हैं, कहीं मूव करना है। आप ज़्यादा कह रहे हैं, 5-7 साल तो बहुत ज़्यादा है। जी। मैं लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ तो देखता हूँ कि यार मुझे बड़ी हैरत होती है, लोगों से पूछता हूँ कि इतनी जल्दी-जल्दी क्यों जॉब चाहिए? कह रहे हैं 2 साल तो मैंने काम किया था यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि हैरत करते हैं कि मैं कह रहा हूँ जल्दी जॉब अचीव की। असल में दोनों इंतहा है। हाँ, हमारे जो इस बात साथी थे पाक कुवैत के, जो पहले बड़े वफ़ादारी के साथ बैठे रहे और जब निकले हैं मार्केट के अंदर तो जी। उन्होंने कहा जी 18 साल तक पाक कुवैत में जॉब कर ली। हाँ, तो आप तो वहीं पैदा हुए, वहीं मर गए। हाँ। आपने दुनिया कोई देखी ही नहीं है। देखी ही तो नहीं है। उनको एहसास हुआ कि 18 साल का स्पैन बहुत लंबा है। जी, जी। बट एट द सेम टाइम जो इसकी डाउन साइड है, बड़ी खतरनाक है, जो अभी जेन ज़ी को समझ में नहीं आ रही है, 2-3 साल से स्विच ओवर करने में, कि पहले होती थी पेंशनेबल जॉब, हुँ, उसके बाद जो होती थी सही मायनों में आपके प्रॉम्प्ट एंड ग्रेजुएट सब मिल गया।
अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पेंशन जॉब्स तो खत्म हो जा रही है, जी, लड़के भी केयर नहीं करते हैं, भाई आज मुझे बताओ लिफाफा जी, मेरा जी, किस साइज का कोई है। कोई आप लोगों को बताएं कि प्रोविडेंट फंड है, नहीं नहीं, वीपीएस कोई है, कोई कोई नहीं, इंटरेस्ट नहीं। नहीं है, उनको कहते हैं कैश क्या मिलेगा। सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है कि जो सो कॉल्ड उनके वो होते हैं टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं, हाँ, वो हर 3-4 साल के मूव करने के ऊपर कोई ग्रेजुटी पकड़ ली, कोई पीएफ पकड़ लिया जी, जी, और वो खर्च हो गई। जब ये जनरेशन आएगी 55 और 60 की दिहाई में, जी, तो मुमकिन है इनकी लायबिलिटीज उनके ऊपर खड़ी होंगी, लेकिन इनके पास ऐसे कोई टर्मिनल बेनिफिट्स इनके हाथ बेनिफिट में नहीं नहीं होगा, जी, होंगे, बिल्कुल। ये पहले खा चुके होंगे। ये हाँ, फैक्टर मेरा ख्याल है लोगों को जॉब स्विच ओवर करते वक्त जरूर देखना चाहिए, हाँ, हाँ, क्योंकि जैसे ग्रेजुटी हम देख लें, वो होता है कि लास्ट पे ड्रॉन मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड। नंबर ऑफ ईयर्स, अब अगर आप किसी इदारे में आपने 20 साल काम किया है तो उसकी लास्ट पे ड्रॉन का कुछ और होगा, जी, और बिल्कुल। किसी इदारे में अगर आप 3 साल काम किया है तो जी, पहले जी, 17 साल तो खा चुके हैं। खा चुके हैं, तो बिल्कुल। आप इसलिए कोई ऐड करेंगे, मेरी ये असेसमेंट सही है? नहीं, बिल्कुल सही है और मतलब अब थोड़ा-सा मैं तो ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करता हूँ कि इसको मिटिगेट करने का एक तरीका तो ज़ाहिर यही है कि एम्प्लॉइज़ लंबे अरसे तक काम करें। जी, जी। लेकिन दूसरा तरीका एम्प्लॉयर भी एक फैसिलिटेट कर सकता है कि वो वीपीएस की तरफ ले जाए लोगों को, जी, जी। जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम है। क्योंकि वहाँ पे आपको जो एनकैशमेंट होती है ना, क्योंकि उसकी एनकैशमेंट आपकी 60 साल की एज पे ही होती है, चाहे आप 10 दफ़ा भी जॉब चेंज कर लें, पैसे आपके वहाँ जमा रहते हैं और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंसेंटिव भी दिया हुआ है टैक्स का, तो वो एक अच्छा स्कीम है। ये वॉलंटरी पेंशन स्कीम एम्प्लॉयर्स जो है बजाय ग्रेजुटी दे वॉलंटरी पेंशन स्कीम की तरफ लोगों को ले जाएं। हम थोड़ा-सा हो जाएँगे, लेकिन ज़ाती तौर पे सच्ची बात है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा उसके वॉलंटरी पेंशन स्कीम के इसलिए हक़ में नहीं हूँ कि ज़्यादातर वो थी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड। जी, जी। तो ये आपकी लक है कि जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं, हाँ, उस नहीं दिन फारूक साहब इसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, उसमें ऑप्शन सारे हैं, मनी जी, मार्केट भी ऑप्शन है, जी। इनकम फंड भी ऑप्शन है। एक चीज़ तो वो तय है, जी, और वो ये है कि कोई न कोई पेंशन फंड को हमेशा सब्सक्राइब करना चाहिए। जी बिल्कुल, आज भी जो बिल्कुल। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, अगर मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ना मेरी कोई पेंशन है, ना हाँ, मेरी कोई सैलरी है, ना मेरे कोई सोर्स ऑफ इनकम है। दैट इज़ द वॉलंटरी पेंशन स्कीम ऑफ मीज़ान अलमीज़ान, जी, जी। कि जब-जब मुझे पैसे मिले तो मैंने उल्टे-सीधे खर्च करने के बजाय मैं उसी वॉलंटरी पेंशन स्कीम में लगाता रहा है। जी, जी। नतीजा ये है कि जब मैंने टेक्निकली हर जगह से ड्राइड अप हो गई है, हाँ, तो जो मेरा किचन का खर्चा था, उतना मुझे पेंशन फंड से पैसे मिल रहे जी थे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप ये सोचेंगे 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 10 साल के लिए तो कुछ कर लें, और वो गालबन 10 साल का फंड है शायद। जी, 10 साल में आपको इंस्टॉलमेंट मिलता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरा ख़्याल है टेक अवे आज का ये है कि इसको लाइटली ना लें, हाँ, और बजाय इसके जो सारी उम्र आपका देने वाला हाथ रहा है, खुदा ना करे कभी लेने वाला हाथ हो। अच्छा तो ये किसी पेंशन स्कीम से फंड आपके आते रहें। जी बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो चलिए अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं बात को ज़रा-सा। ठीक है। तो एकेडमिक करियर की बातें हो गई, आपने बताया। हाँ, आप मुझे बता रहे थे कि नौजवान जो है या कॉर्पोरेट से जो है आजकल के एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, वो क्या करें और क्या ना करें कि वो दूसरा मोहम्मद शोएब बन सकें? ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछा है इसके ऊपर। मैं अभी तो मुश्किल सवाल तो स्टार्ट हुए हैं अभी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए, मैंने तो अपनी लाइफ़ स्टोरी आपको पूरी बता दी कि ज़ाहिर है कि हमेशा अपने आप को जो भी करंट नॉलेज है उसका अपडेट रखना, अपडेट करना, जी। अपनी पूरी फ़ोकस इंटेग्रिटी के साथ प्रोफ़ेशनली काम करना और अल्लाह ताला को ट्रस्ट करना। जी, जी, जी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो भी चीज़ें आती हैं ना, मामलात जो आते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। जी। तो बहुत लोग होते हैं जो मैं देखता हूँ कि कुछ जब बहुत खुशी का वक़्त होता है तो आपे से बाहर हो जाते हैं। जी। कुछ नुकसान या सदमे का वक़्त होता है तो वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। हुँ। तो इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि जो भी मामलात आते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से खैर भी आती है, बुराई भी आती है, तो वो जो कोई मुश्किल हालात है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आती है। तो मैंने अपने आप को कंटेंट रखा हुआ है इस मामले में कि जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है तो भी उसके बाद बहुत ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है, वरना और वो अगर एक कोई मिनट मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला उसका सद्देबाप भी कर देता है। कर अल्लाह देता ताला है, से बिल्कुल दुआ सही करें में, क्योंकि जी। एंड ऑफ द डे जो 2 चीज़ें आपने पहले भी कही कि बल्कि एक तो ये अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा सारा और जो पेरेंट्स की दुआएँ, जी, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किसी के भी करियर में, किसी की लाइफ़ में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी। तो जो लोग पेरेंट बन चुके हैं, अगर उनको कोई गिला है कि उनके पेरेंट्स इतना नहीं किया, तो कम से कम वो अपने बच्चों पे तवज्जो दें ज़रा, जी, और बिल्कुल। वही कि वही असल इन्वेस्टमेंट है जो आपके काम आएगी जब अपनी जी, खेती को बढ़ते हुए, फैलते हुए देखेंगे बिल्कुल, ये। बिल्कुल। तो ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी-सी जल्दबाज़ी जो है ना, हाँ। एक शायद मुश्किल सवाल अब चूँकि शुरू हो गए हैं, एक दूसरा जी, मुश्किल सवाल। जी, जी। आपने एज़ एम्प्लॉयी भी अपना करियर गुज़ारा जी, जी। और एज़ एम्प्लॉयर भी अपना करियर गुज़ारा। जी, जी, जी। ज़्यादा मुश्किल कौन-सा लगा?
मेरा ख्याल एज एन एम्प्लॉयर ज़रा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल एज है ए ये। एम्प्लॉयर ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप एम्प्लॉयर होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। जी, तो और लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं जी, बिल्कुल। कि अब ज़ाहिर है हर आदमी को आप चीफ एग्ज़ेक्युटिव पे नहीं प्रमोट कर सकते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ साल 2 साल आपने प्रमोट ना किया तो मानो वो मुँह फुला के बैठ गए, ये होता है जी। ना? जी, बिल्कुल। और ज़ाहिर है जब एज़ एन एम्प्लॉयर काम कर रहे होते हैं तो आपकी टीम में बड़े डाइवर्सिफ़ाइड लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर से आ रहे होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, डिफरेंट उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिफरेंट उनकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ होती है, डिफरेंट उनकी वीकनेसेस होती हैं। हुँ, तो असल बात एज़ अ गुड एम्प्लॉयर जो होती है ना, आप उनको समझें, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको उनको एनकरेज करें कि उसके ऊपर ज़ाहिर है कि उसको एप्रिशिएट करें, ताकि वो और स्ट्रेंथ उनकी अच्छी हो, और जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करें। बिल्कुल। और ये काम जो है ना अच्छे एम्प्लॉयर का होता है कि हर अप्रेज़ल इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, लेकिन कम से कम सालाना, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा एक वन टू वन मीटिंग करके उनको बताया जाए कि भाई ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने बड़ा अच्छा काम किया है, और ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो गाइडेंस जो होती है, वो गाइडेंस एम्प्लॉइज़ को वहीं से मिलती है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं और भी ऐसे फैक्टर्स हैं कि मैं जब देखता हूँ आजकल के एम्प्लॉइज़ को जो उनके अंदर होता है, तो उनका हक है। ज़ाहिर है कि अगर वो आपके पास जॉब करेंगे, तो उनको 10-12% का इंक्रीमेंट मिलेगा। कंपटीटर उनको एकदम से 30-35% का ऑफ़र करे, हाँ। टेम्पटेशन तो यकीनन होती है, मैं जी, इसको जी। इनकार नहीं करता हूँ। जी, जी। क्या आप ये समझते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ जो बाज़ औक़ात बददिल होके चले जाते हैं किसी अंदाज़ से, जी, जी। उसमें कोई थोड़ा-सा एम्प्लॉयर का भी हाथ होता है कि उनको सैटिस्फाई नहीं कर पाए या उनको अपना करियर पाथ के बारे में जी। सही तरीके से ब्रीफ़ नहीं कर जी, पाए? जी, जी, यही है, मैंने इसी के ऊपर बात की ना कि ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनको करियर पाथ देना, उनके आइडेंटिफ़ाई करना कि क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उनकी एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट है। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अगर आप ये अब करते रहेंगे तो आपके एम्प्लॉइज़ आपसे खुश रहेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएटेड रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको आगे जाने का एक रास्ता नज़र आ रहा है। और अगर आप उनको सिर्फ़ ये कहेंगे कि भई आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आपका इंक्रीमेंट इस साल लो है, तो ज़ाहिर है फिर वो कहेंगे यार अब इंक्रीमेंट भी लो है, कहीं किसी और डायरेक्शन भी कुछ नहीं मिल रही, तो वो कहीं और ही चले जाएँ। एक बड़ा मसला जो पेश आता है वो मीज़ान बैंक के साथ मैंने देखा काफ़ी पेश आया और आपके साथ चूँकि आपके साथ मैं 2 दफ़ा बोर्ड पे बैठा हूँ, आपको भी पेश आया कि वो एक है ना थ्योरी ग्रीष्म लॉ की कि हमेशा अच्छे सिक्के हर एक अपने पास रखता है और बुरे सिक्के लोग निकाल देते हैं। हाँ। तो जब कभी भी मार्केट के अंदर एकदम से उठती है मार्केट, तो जो अच्छे वर्कर्स हैं उनको लोग टेम्पटेशन देके अपने पास लेके जाने की कोशिश जी, करते हैं। जी। तो ज़ाहिर है कि लॉयल्टी तो किसी की नहीं ना। आप ये समझते हैं कि अगर किसी आदमी का कोई करियर ख़राब होता है कि किसी वजह से वो नहीं कर पाया, डिज़र्व नहीं कर पाया ये, इसमें एम्प्लॉयर का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है कि एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट शायद उसने वो साइकियाट्रिस्ट से एंगेज नहीं किया, शायद उसने प्रॉपर्ली एग्ज़ामिन नहीं किया। एक आदमी ने अपने चैट जीपीटी से रिज़्यूमे बना के दे दिया और आधे घंटे उसने बड़े तरीके से यूट्यूब देख के दे दिया और बाद में मालूम हुआ कि ये तो वो चीज़ नहीं है जो मैंने खरीदी थी ये। हाँ। ये डिलीवरी मुझे कुछ और हो रही है, पैकेज कुछ और था ये। तो इसमें एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी होती है कि नहीं होती है कि जब नहीं, लोग देखें, हाँ, बिल्कुल। ड देखिए, एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी 100% है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसको डिफरेंट अंदाज़ से देखता हूँ जी, कि देखें, जब भी आप किसी एम्प्लॉयी को रखते हैं ना, तो आप एक लिमिटेड नॉलेज के बेस पर, जैसा आपने कहा, बिल्कुल। रखते हैं। हाँ, लेकिन उसकी लिमिटेड नॉलेज के अलावा भी आप 100% भी अगर आपको नॉलेज मिल जाए ना, तो हर एम्प्लॉयी की कोई स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती हैं। जी, बिल्कुल। उनको उनको ग्रूम करना वो एम्प्लॉयर का काम है कि उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको ग्रूम करे, उनको गाइडेंस दे। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इनबॉर्न स्किल्स नहीं होती। जी, जी, काम करने जी, की जो जी। स्किल होती है ना, ये एक लर्निंग की जो आदत होती है, नई सीधे चीज़ें सीखने की, ये सब चीज़ें जो है ना सिखाई जा सकती हैं। जी, जी। तो आप ये अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में आप कल्चर कैसा मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि एक आदमी एज़ सीईओ या एज़ कैप्टन ऑफ द शिप कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी बिल्कुल, टीम जो है, अपनी टीम में वो आप अपने जो 1 लेवल डाउन है उनमें ये हैबिट्स आप डाल देंगे कि अपने सबऑर्डिनेट्स की वो ग्रूमिंग करें, तो आपकी हर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन पे ग्रूमिंग होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। औकात में ये होता है कि एक टॉप लेवल पे तो चीज़ें हो रही होती हैं, जी, लेकिन डाउन द लाइन वो चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं होती। और कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू टॉप अक्सर नहीं होता है। जी, जी, जी। ये मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। एम्प्लॉयर के साथ ये। एब्सोल्यूटली, बिल्कुल। और दूसरे मेरा ख़्याल है कि एम्प्लॉयर के साथ एक जो बड़ा प्रॉब्लम होता है, मे बी कि आपके साथ होता हो या ना होता हो कि बड़ा एक अच्छा ट्रस्टेड किस्म का एम्प्लॉयी जिसके बारे में आप कुछ सोच रहे थे, ये हाँ, अचानक एक दिन इस्तीफ़ा लेके आ गया। हाँ, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? हाँ। रोक भी नहीं सकता, इसको जाने दूँगा। और मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ भी काफ़ी हद तक मैंने इस चीज़ को नोट किया है और मीज़ान बैंक बतौर ख़ास नोट किया है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि कोई आदमी अगर रिज़ाइन दे दे, उसको लाज़मी रोक ही लो। हाँ। भाई अगर कोई जाने दो। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि ये इदारे, मीज़ान बैंक और अल-मीज़ान, ये बुनियादी तौर पे एकेडमी थे ये।
तो एकेडमी में ये होता है कि लोग आते हैं, पास आउट से जी निकल बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल। और उससे एलुमनाई बनती है। मीज़ान बैंक से बहुत लोग छुट गए, बड़ी अच्छी पोजीशन बन के गए। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि मीज़ान बैंक की अपनी एलुमनाई पूरे बैंकिंग सेक्टर में फैल गई। मेरे ख्याल ये एडवांटेज आपको भी रहा है। जी, जी, बिल्कुल, ना सिर्फ़ बल्कि मैं तो कहूँगा एक स्टेप बियॉन्ड दैट जो मैंने आपको बताया कि हमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट के, रिसर्च के लोग होते थे, उन सबको हम कहते थे एनकरेज करते थे सीएफए करें जी, जी। और सीएफए की फ़ीस भी पे करते थे, अलमीज़ान जी, पे जी। कर तो उसका ये एडवांटेज ये हुआ कि हमारे इस डिपार्टमेंट में जो भी लोग आते थे, वो सीएफए करते थे और सीएफए करने के बाद दे हैव एक्चुअली दे सेड कि हमारे पास भी मेरे ख्याल है अगर हमने कोई रिसर्च और इन्वेस्टमेंट में 50 लोग रखे होंगे, तो उनमें से 25 आज पाकिस्तान से बाहर हैं। जी। तो वो तो एक मतलब इस पे एक बिल्कुल, एम्प्लॉयर को प्राउड फ़ील करना चाहिए कि बिल्कुल। उसके हाँ, उसकी एलुमनाई कहाँ-कहाँ जाके कहाँ बैठी हुई जाए, है। बिल्कुल। उसको थ्रेट नहीं फ़ील करना चाहिए कि बिल्कुल, मेरी जी, एब्सोल्यूटली, जी। एब्सोल्यूटली और ये मैंने देखा है कि दे बिकम एम्बेसडर्स फॉर द कंपनी जी, एंड जी, दे जी, जी। बिकम एम्बेसडर्स फॉर द फॉर द कंट्री कंट्री। एज़ फॉर द वेल। कंट्री आपने सीएफए की जो मिसाल दी है जी, जी। कि 4-500 सीएफए अगर दुनिया में बैठे हुए हैं, जी, जी। तो वो बहरहाल जो जिन लोगों ने सिर्फ़ वहाँ पे पाकिस्तानी ड्राइवर देखे हैं, जी, जी। जब वहाँ पे सीएफए को देखेंगे, हाँ, सीए को देखेंगे तो हाँ। बड़ा परसेप्शन का हाँ, कंट्री का बल्कि फ़र्क एक आता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर अगर मुझे अभी याद है मैं शेयर कर लूँ कि जिस तरह हमने यहाँ सीएफए सोसाइटी पाकिस्तान बनाई थी, जी। तो ज़ाहिर है कि उसका हर इदारे का एक बोर्ड होता था कि बोर्ड पे हमारे लोग थे, 7 लोगों का बोर्ड था हमेशा, अब भी 7 लोगों का बोर्ड है। अच्छा बहुत सारे ओवर द ईयर्स उनमें से कुछ बोर्ड मेंबर्स भी आज पाकिस्तान से बाहर हैं। हुँ। अच्छा उन्होंने जाके ये किया कि चूँकि यहाँ का मॉडल उन्होंने देखा कि किस तरह सोसाइटी बनाई गई, क्या किया गया, तो हमारी जो बहरीन में सोसाइटी बनी है सिविल सोसाइटी की यूएई में बनी है और कुवैत में। हुँ। ये 3 तो मुझे मालूम है, बाकी जो ज़हन में आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उनके जब बोर्ड बने, पहली दफ़ा सोसाइटीज़ बनी तो यहाँ के जो जो बोर्ड मेंबर्स थे, पाकिस्तानी उन्होंने में। पाकिस्तानी मतलब ज़ाहिर है कि हाँ, 7 में हाँ, से हाँ। 1 या 2 उनमें से पाकिस्तानी थे। हाँ, हाँ। तो वो भी एक मतलब इन्होंने एक कहना चाहिए कंटीन्यूअस डेवलपमेंट वाली चीज़ है कि ये रोल को यहाँ पे रेप्लिकेट किया उन्होंने जी। और उस चीज़ को वहाँ पे प्रमोट किया। तो वो एक ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा इमेज है और ज़ाहिर है फिर वो पाकिस्तान को वहाँ जाके रिप्रेज़ेंट भी करते हैं। शैफ साहब 29 साल बाद आपने अलमीज़ान को छोड़ा, अफ़सोस नहीं हुआ? जी फारूकी साहब असल में बिल्कुल एक देखें मेरे लिए अलमीज़ान जो है इस इस वाज ऑलवेज अ फैमिली और इट विल रिमेन अ फैमिली। मैंने अपनी जिंदगी के 29 इयर्स वहाँ गुजारे थे तो एक मेरे लिए एक बिल्कुल एक नई कैफियत थी जब मैंने 1 मार्च 2024 दैट वाज माय फर्स्ट डे जब मैं दफ्तर किसी वजह के बगैर नहीं गया था। इन द पास्ट जब भी कभी मैं अपने ऑफिस नहीं गया था तो उसकी वजह ये थी कि मैं ट्रैवल कर रहा था या मैंने कोई छुट्टी ली हुई थी। लेकिन 1 मार्च वाज अ डिफरेंट डे इन माय लाइफ और ये 29 साल के बाद ये दिन आया था। तो जाहिर है इसका अफसोस मुझे काफ़ी है कि ये एसोसिएशन जो इतनी लंबी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन इस अफसोस में एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन भी है कि जब मैंने अपने लिए जो टारगेट सेट किए थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़ के अचीवमेंट अल्लाह ताला के फजल करम से हुई और मेरे ख्याल है कस्टमर्स का भी मैं बहुत एक्नॉलेज करूंगा कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और मैं अपनी पूरी टीम को भी बहुत एक्नॉलेज करूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जो मेरा टारगेट जो मैंने पहले भी शायद कहा अभी कि $1 बिलियन के एयूएम्स तक पहुंचाना था कंपनी को, वो उससे माशाल्लाह से काफ़ी आगे हम निकल गए, काफ़ी तेज़ी से निकल गए। मैं अपनी टीम को हमेशा ये कहता था कि मेरे रिटायरमेंट से पहले $1 बिलियन तुम लोगों ने मुझे अचीव करके देना है और कलेक्टिवली हमने $1 बिलियन अचीव करना है इंशाल्लाह। तो जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 500 बिलियन के एयूएम्स हमने क्लोज किया तो 500 बिलियन के एयूएम्स में तो माशाल्लाह से इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.5 1.6। अच्छा ये बताइए आपके अलमीज़ान छोड़ने का अलमीज़ान के कस्टमर्स पे क्या फ़र्क पड़ा? जी, इसके ऊपर जब कस्टमर्स को ये बात पता चली कि मैंने अलमीज़ान छोड़ दिया तो बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह के कस्टमर्स की मेरे पास कॉल आई। उन्होंने मुझसे राब्ता किया पूछने के लिए कि ये तो एक ऐसी चीज़ हुई है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आपने अलमीज़ान छोड़ दिया है, तो क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ रखें या उसको निकाल लें? तो मैंने उनको बड़े कॉन्फिडेंट के साथ इस बात का जवाब दिया कि नहीं आप इन पैसे को बिल्कुल वही रखें, अलमीज़ान इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलता जाएगा। इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टीम ने वहाँ खड़ी कर दी है और आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट रखें और एक इस बात का सबूत ये भी है कि मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अलमीज़ान में ही रखी हुई है। ऑल्दो आई हैव रिजाइन्ड बट माय इन्वेस्टमेंट इज स्टिल विद द सेम कंपनी और वहीं इंशाल्लाह ताला रही। तो मैं समझता हूँ कि आपका लकी इन्वेस्टमेंट में आना एक बहुत अच्छा शगुन है, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के लिए भी है हाँ। कि अब इंशाल्लाह उसको एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन मिलेगा
इसकी वजह से दोनों मिलके बढ़ेंगे। इंशाल्लाह। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, देखिए बात ये है कि मैंने तो इसको इसी तरह देखा है कि जब नंबर ऑफ प्लेयर्स किसी इंडस्ट्री में बढ़ते हैं तो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ आती है। बिल्कुल। तो अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब मीज़ान ने इस्लामिक फंड शुरू किए थे तो लोन फाइटर था। जी, जी। अब उसके बाद जब ट्रेंड चल गया तो और लोग भी आ गए, तो उससे उस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिली, स्ट्रेंथ मिली और एक बड़ा फोरम हो जाता है तो उसको लोग वैल्यू भी करते हैं। तो इस्लामिक फंड का जो फोरम है अभी भी मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी गुंजाइश है कि ये 44% मार्केट शेयर है, इसको बढ़ा के, जैसे अब तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही आ गया कि 100% पे सबने जाना है, लेकिन अगर 100% पे नहीं भी जाते तब मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 सालों में ये 60-70% तो वैसे भी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, तो ये इंशाल्लाह। सबके लिए है, इस इंडस्ट्री को जितने पार्टिसिपेंट आएंगे तो इतनी इसमें ज़्यादा ग्रोथ आएगी। अब जो आपका ये आज जो फेज़ शुरू हुआ है दिसंबर के बाद से, और जिसमें आप माशाल्लाह वो अ, इंटरलूप आपने एक्वायर किया यूनुस जी ब्रदर के ग्रुप के लिए, और इसको आप लकी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके आए। थोड़ा-सा आई होप कि बहुत से लोग लकी ग्रुप के बारे में जानते होंगे। जी जी पहले तो इस ग्रुप का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दें, जो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है फोरम, लकी ग्रुप, जी यूनुस ब्रदर्स। जी, बिल्कुल। देखें लकी ग्रुप को माशाल्लाह से जो वाईबीजी ग्रुप के नाम से ज़्यादा मशहूर है, जी, जी। यूनुस ब्रदर्स ग्रुप के नाम से, जी, जी। तो वो माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिनाउंड बिजनेस ग्रुप है और बड़ी और सक्सेस स्टोरीज़ और हैं इनके बड़ी पास। सक्सेस स्टोरीज हैं और बड़ी डाइवर्सिफाइड सक्सेस स्टोरीज हैं। हुँ, तो यानी ये इस ग्रुप का ओरिजिन तो टेक्सटाइल से आया था। हुँ, टेक्सटाइल कंपनीज थी इनके पास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी, फिर उसके बाद वो सीमेंट में आए, सीमेंट में डाइवर्सिफाई किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद कई सालों में, अगले पिछले 10-15 सालों में इन्होंने बहुत सारी नई कंपनीज भी बनाई और एक्विजिशंस भी की। हुँ। तो जो नोटेबल इसमें है कि जैसे लकी मोटर्स है, किया मोटर्स को उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, किया की गाड़ियों को। जी, जी, फिर जी, 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 उन्होंने हाँ। सैमसंग मोबाइल को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू की। हुँ। फिर इसके अलावा आईसीआई पाकिस्तान जो होता था उसका जी, एक्विजिशन जी, किया जी, जी, हाँ। और लकी कोर इंडस्ट्रीज को उसको अब उन्होंने रीब्रांड कर दिया है। तो इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर्स में इनकी क्या रही? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये मैन्युफैक्चरिंग हाँ, उसमें कॉन्ग्लोमरेट ज़्यादा रहा है। सही है, हाँ। 100% जो है उनकी फ़ोकस जो था वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे रहा है और इसमें हर हर इंडस्ट्री में वो मौजूद हैं, हर इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने क्रिएट की हैं और नोन एज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट ग्रुप एंड प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट नहीं, बल्कि मैं एक बात कहूँगा कि जो उनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वहाँ भी उनके जो है ना बोर्ड पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद हैं, जो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज़ था जब मैंने उनसे इंटरैक्शन ये शुरू हुआ मेरा जुलाई-अगस्त में। तो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में आज तक वो नहीं आए थे। इनकी एस्पिरेशन रही थी कि फाइनेंशियल सर्विसेज़ में भी आएँ, लेकिन समहाउ इट डिड नॉट क्लिक। तो इसके बाद जब ये जुलाई में उन्होंने मुझे अप्रोच किया अच्छा, और आप उनके पास नहीं गए, वो आपके पास आए। जी, उन्होंने मुझे मेरी देखिए मेरे तो कस्टमर हैं, पहले से हाँ, मीज़ान के कस्टमर थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई हम क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे पास आई। मुझे मालूम है, बहुत मेरे सारे इल्म में लोगों है। ने अप्रोच किया लेकिन जी। आई हैड टू बी वेरी केयरफुल इन चूज़िंग माय नेक्स्ट स्टेप और आई वाज़ वेरी केयरफुल और मैंने कहा कि मैंने कोई ऐसा काम करना है जो अगेन एक लंबी एसोसिएशन की तरफ जाना है। शॉर्ट टर्म कोई फ़ोकस मेरा नहीं था उसमें। तो हालाँकि ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल था कि अगर आप चाहते, जी, तो अपने सीएफए की बेसिस के ऊपर यहाँ से चीज़ें अपने पैकअप करते और दुबई या कहीं जाके अपना एक जी, नई जी, लाइफ़ जी। स्टार्ट करते, जी। लेकिन आपने वो शॉर्टकट इख्तियार नहीं किया। जी, जी, मेरा फ़ोकस नहीं था, मेरा फ़ोकस तो यही था कि यहीं रहना है मैंने और उसके बाद मैंने अगेन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम एसेट मैनेजमेंट बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू जॉइन अस। तो ये जुमला फिर दोहराइएगा, बड़ा जी, जी। इंटरेस्टिंग जुमला है जी, ये ज़रा। उन्होंने कहा मैं सुनिएगा जुमला ज़रा ये, जी, जी, हाँ। उन्होंने कहा हम एसेट मैनेजमेंट बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू जॉइन अस। तो इनिशियली आई वाज़ लिटिल रिलक्टेंट, मैंने कहा कि मैं शायद आपको सेटअप पूरा कर दूँगा। जॉइन करने का भी मेरा डिस्क्रेशन है कि मैं जॉइन करूँ या ना करूँ। मुझे याद है ये आपने बात कही थी मुझसे, जी, हाँ। जी, बिल्कुल। तो बहरहाल उनको मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करूँगा और आपको एडवाइस करूँगा और आपको बेस्ट ऑप्शन जो नज़र आएगा उसमें आपको कंपनी बना के दूँगा, सारी टीम भी रिक्रूटमेंट कर दूँगा, सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ आई विल, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पहले कर चुका हूँ अपने करियर में। तो बहरहाल उसके ऊपर उन्होंने हामी भरी और फिर उसके बाद हमने काम शुरू किया और उसी में फिर ये सम टाइम इन जुलाई अगेन ये डेवलपमेंट नज़र आई कि इंटरलूप वाले जो है अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सेल करना चाह रहे हैं हुँ। या शायद लिक्विडेट करना चाह रहे थे। तो हमने सोचा कि इसकी एक अपॉर्चुनिटी है कि बजाय कि नई कंपनी बनाई जाए स्क्रैच से, हमने इंटरलूप एसेट मैनेजमेंट को एक्वायर किया और ड्यूरिंग द एक्विजिशन प्रोसेस फिर ज़ाहिर है फिर इनके साथ मीटिंग्स होती रही और मेरा भी कॉन्फिडेंस उसके ऊपर बढ़ता चला गया। जैसे मैंने आपको कहा
कि मुझे नहीं पता था कि इतना प्रोफेशनली ग्रुप काम करता है, कि जो इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वहाँ भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। डिसीजन मेकिंग से मुझे पता चला किस तरह डिसीजन मेकिंग ग्रुप में होती है, कितना रोल ग्रुप का होता है, कितना रोल प्रोफेशनल्स को वो देते हैं, कितना वेटेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो फिर मैंने उनके साथ एग्री किया इस बात से कि मैं इसको ना सिर्फ सेटअप करने में आपको हेल्प करूँगा, बल्कि मैं इसको हेड करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मुझे मैं गलती पर नहीं हूँ तो उस एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न मेकिंग की फ़ेज़ में जो चंद लोग आपके बहीख़ा आपसे राब्ते में थे, तो उन्होंने आपको ये मशवरा दिया था कि एडवाइज़री में ना जाएँ, चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव जाएँ, याद है जी, उसमें जी, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कोई नाम याद है आपको? जी, जी, बिल्कुल, आपसे भी बात हुई थी डेफ़िनेटली इसके ऊपर। जी, बिल्कुल। चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव बन के आएँगे तो फिर मालूम होगा कि हाँ, माशाअल्लाह हाँ, अब एक इदारा बना लिया, अब दूसरा इदारा बनाने के लिए आए हैं। आपका बिल्कुल सही फ़ैसला था और मैं खुद भी मेरी ख़्वाहिश थी कि आप एडवाइज़री रोल ना लें, जी, आप जी। फ्रंट पे आके खेलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा ना कि जो सारे मामलात जो आते हैं, हमेशा आदमी को सब्र और शुक्र के साथ उस पर चलना चाहिए। तो ये अब ये नया जर्नी शुरू किया लकी इन्वेस्टमेंट्स का, और ये एक और चीज़ ज़ाहिर है, डे वन से हमारी एग्रीमेंट थी इसके ऊपर कि ये कंपनी होगी वो इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, सिर्फ माशाअल्लाह। इस्लामिक फंड लॉन्च करेगी, कन्वेंशनल की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो इंटरलूप के कन्वेंशनल फंड मौजूद थे कुछ, हमने उनको डे वन से मना कर दिया था कि हम कन्वेंशनल फंड हैं, इनको हम नहीं एक्वायर करेंगे। हम अपने, बेशक हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम नए फंड अपने लॉन्च करेंगे और वो इस्लामिक फंड्स होंगे। तो उसी के ऊपर अब काम चल रहा है, हमारी कुछ चीज़ें ट्रस्ट डीड ऑफरिंग डॉक्यूमेंट वगैरह अप्रूवल प्रोसेस में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जब हमारी मैनेजमेंट टीम तकरीबन तैयार हो गई है, दफ्तर हमने अपना तैयार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मूव हो जाएंगे, और बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि फंड्स को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज माशाल्लाह काफ़ी शायद बढ़ गया आपने है। अपने दफ़्तर के लिए वही जगह मुंतखब की है जहाँ 30 साल तक आपने जिस बिल्डिंग में गुज़ारे थे या कहीं और मूव कर गए थे? जी, ऑब्वियसली हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे इसमें, हाँ, लेकिन अगेन जो ग्रुप का और मेरा भी कंसेंसस था इसमें कि एफटीसी इज़ द बेस्ट प्लेस, जी। जो ऑप्शन हमें अवेलेबल थे। और इत्तेफाक की बात है कि एफटीसी में नॉर्मली जगह अवेलेबल होती नहीं है, लेकिन अगेन एक था कि ग्राउंड फ्लोर पे यूबीएल का जो बैंक था उन्होंने अपने वेकेट कर दिया था, तो वो खाली जगह पड़ी हुई थी, तो वो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उसको हमने एक्वायर कर वैसे मज़े की बात ये है कि आप तो हमेशा टाइट लिप्ड रहे हैं इन सब मामलात में, ये और कभी आपके पास ऐसी कोई निकली है। लेकिन मेरे पास जो पहली बार ये इत्तला आई थी कि एक कुछ गुड न्यूज़ है जो आने वाली हैं, वो आपको एफटीसी के कॉरिडोर्स में लोगों ने देख के अंदाज़ा लगाया था कि शेर साहब यहाँ कुछ करने वाले हैं। जी। वहाँ पे लोग आपको पहचानते थे ये। जी, जी, बिल्कुल। तो वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं। बहुत जल्द वी विल इंशाल्लाह बी इन द मार्केट, और माशाल्लाह हमने एक अच्छी कॉम्पिटेंट टीम डेवलप कर ली है। हमारी डाइवर्सिफाइड टीम है, उसमें काफ़ी लोगों ने जॉइन कर लिया है, कुछ लोग अभी जॉइनिंग प्रोसेस में हैं। आई होप कि आपकी अप्रोच ये नहीं रही होगी कि अलमीज़ान की पूरी टीम को मैं तोड़ लूँ अपने पास ये, बल्कि अपने मार्केट से भी लोग उठाए होंगे। जी, जी, मेजॉरिटी आई थिंक 90% ऑफ द टीम इज़ आउटसाइड, नॉट फ्रॉम मीज़ान। तो बिल्कुल मेरा फ़ोकस यही था कि जो लोग हैं, उसमें जो एक्जिस्टिंग टीम वो उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना था मीज़ान की, और जहाँ से हमें बेस्ट ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरी एक एफ़िलिएशन है मीज़ान के साथ, आज भी वो एफ़िलिएशन है और हमेशा रहेगी। जी। तो उस हिसाब और से। मेरा ख़्याल है ये आपने जो इरफ़ान सिद्दीकी साहब का ज़िक्र किया, तो उनकी बहुत सारी चीज़ों को जो आपने अडॉप्ट किया उसमें एक ये चीज़ भी थी कि जब मीज़ान बैंक बना था मुझे अच्छी तरीके से याद है, बल्कि एक आध दफ़ा मेरी इरफ़ान साहब से बहस भी हुई थी कि उन्होंने फैसल से बंदे लिए, सॉकजन के बंदे उनके पास थे, एमिरेट बैंक के बंदे लिए, नहीं लिया तो उन्होंने पाककोई से कोई बंदे नहीं छोड़े मैंने, हुँ, किसी किस्म के नहीं है। हुँ। और वो ये कि वो नहीं चाहते थे कि पूरा पाककोई के स्ट्रक्चर को जी, ख़राब जी। कर दें, सिर्फ़ वहाँ के क्योंकि उनकी अपनी एफ़िलिएशन थी, वहीं से उठे थे ये। जी, जी, और बिल्कुल। ये एक आदमी की बड़ाई होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है और आपका ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और इसमें आपको इंशाअल्लाह हर जगह से आएँगे और उसमें दोनों को एक-दूसरे से तक़वियत मिलेगी जी, इंशाअल्लाह ताला। क्या प्लान है आपके अगले 10 साल के? कहाँ देख रहे हैं अपने 10 साल बाद अपने आप को? देखिए फ़ारूक साहब, जो मैंने ज़ाहिर है कि इस इंडस्ट्री में कोई तकरीबन 29 इयर्स मीज़ान में गुज़ारे हैं, और अब मेरा एक नया जी, सेकंड जी, जी, इनिंग्स जी। मेरी स्टार्ट बिल्कुल, हो रही है, बिल्कुल। एक लंबी इनिंग खेलने के बाद। तो जो फ़ोकस जो है ना वो यही था कि भई शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग को प्रमोट किया जाए, जी। और वही एक फ़ोकस, एक मिशन, एक विज़न है, जिसको मैं लेके आगे चल रहा हूँ। तो मेरा तो जब मैं मीज़ान में था तो हमारा एक टारगेट होता था कि अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को $1 बिलियन को क्रॉस करवा दें। हुँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट भी अचीव हो गया। अब माशाल्लाह $2 बिलियन भी तकरीबन पहुँच चुका है वो।
माशाल्लाह। और ज़ाहिर है हमारा यहाँ भी टारगेट ये होगा कि इंशाल्लाह ताला बिलियन डॉलर्स पे जी, जी। पहुँचा दें इसको जल्द से जल्द। लेकिन ये एक इंटरिम टारगेट्स हैं, असल टारगेट तो यही है कि इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर है इस्लामिक का, वो कहीं जाके 70-80% तक पहुँच जाए और इंशाल्लाह। लोग सिर्फ ये देखने के बजाय कि हम कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट करें, तो लोग कहें कि यार हमें इस्लामिक में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला जब ये 100% पे ही पहुँच जाएगा और ये सफ़र है, ये सफ़र जारी है। बहुत सारे सफ़र ऐसे होते हैं कि आदमी लोग आते जाते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मंजिल की तरफ सफ़र जारी रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो एक मीज़ान उस सफ़र की तरफ जा रहा है, अब लकी इन्वेस्टमेंट भी उस सफ़र की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा कि जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स है उसको प्रमोट फर्दर किया जाए। मैं इसकी अक्सर एक मिसाल देता हूँ अपने दोस्तों को कि जैसे आप समझिए कि एक दवाओं की कोई दुकान है, कोई मेडिकल स्टोर है, ठीक है? हुँ, अगर किसी इलाके में सिर्फ़ एक इकलौता मेडिकल स्टोर होगा और किसी को दवाई की ज़रूरत होगी, तो परहैप्स वो गाड़ी निकालेगा, उसको तो चेक भी नहीं करेगा। हुँ, वो सीधा कहीं अब्बासी शहीद के पास या किसी जगह पे जाके जहाँ पे 10-12 मेडिकल स्टोर मौजूद हो, ताकि अपनी जगह से वो ले सके। तो हिस्सा तो हर एक को अपने रिस्क का मिलता है, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं, जी, तो जी। सिनर्जीज़ बढ़ती है और 2+2 4 नहीं बल्कि 2+2 5 रहते हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल। 5वां ग्राहक वो होता है जो देखा-देखी आता है कि यहाँ पे 2 बैठे हुए हैं। जी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह लकी इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से मीज़ान बैंक को भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और मीज़ान म्यूचुअल फंड को भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। क्यों? इसलिए कि मार्केट का सेगमेंट बहुत बड़ा है जी, बिल्कुल। और अब जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती जा रही है, लोग मजबूर होंगे अपने डीप फ्रीज़र में से और अपने घ घर की अलमारी से पैसा निकाल के लगाने के लिए। तो ये आएँगे हाँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल और देखें इस वक़्त आप देखें ना तो इस वक़्त जो बैंकिंग डिपॉज़िट्स हैं वो तकरीबन उसका अभी भी 40% जो है ना वो करंट अकाउंट में है। जी, जी, जी। तो ये तो अनटैप्ड मार्केट है ना पूरी। मैं अपनी टीम को हमेशा से कहता रहा हूँ, आप यहाँ लकी में भी मैं यही कहूँगा अपनी टीम को कि ये अनटैप्ड मार्केट है जिसके ऐसी अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि आप डेली बेसिस पे कैश प्रोवाइड कर सकते हैं रिडेम्पशन करके, तो फिर कोई आदमी अपने पैसे को करंट अकाउंट में क्यों क्यों रखेगा? रखिएगा? सही बात है। करंट अकाउंट में ज़ीरो रिटर्न है, यहाँ जो भी 10%, 12%, 20%, 15% जो भी रिटर्न है, जो इस वक़्त के पॉलिसी रेट के साथ क अलाइन होता है, वो रिटर्न तो मिल रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन का हेज तो मिल रहा है। जी, जी। तो असल टारगेट मार्केट जो है ना, वो ये है इन लोगों की जो तकरीबन 40% ऑफ द बैंक डिपॉज़िट्स जो है वो करंट अकाउंट में है। जी, जी। वैसे बड़ा बहुत माज़रत के साथ एक बड़े मुश्किल एक मैं समझाऊँ कि मरहले पर आपने ये ज़िम्मेदारियाँ सँभाली हैं। क्यों? इसलिए कि जब आप आए हैं ग़ालिबन 15 दिसंबर को आपका अनाउंसमेंट हुआ है, तो 31 दिसंबर को हमने एक बड़ा मोइज़ा देखा। कोई भी बैंक डिपॉज़िट के लिए फ़ोन नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा बैंक ये कह रहे थे कि भई निकाल के ले जाओ पैसे हमारे जी, पास जी। से और वरना हम इसमें 5% की पेनल्टी लगाएँगे अगर 1 अरब 2 रुपए से जी, ज़्यादा जी। होंगे। तो बैंकों के कल्चर को हमने बदलते देखा। इससे एक ज़िमनी सवाल ये है कि माशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि जो रेट जिस तेज़ी से नीचे आ रहे हैं और अब लगता ये है कि सिंगल डिजिट में रेट आ जाएँगे ये। इससे आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहाँ जाता देखते हैं? देखें ज़ाहिर है कि जो बुनियादी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट का होता जी, है। जी। और जितना हाई इन्फ्लेशन चल रहा था मुल्क में, तो इंटरेस्ट रेट भी इस हिसाब से बहुत हाई थे और हमने देखा कि 22% का पॉलिसी रेट था, अब जाके वो 12% पे आ गया है। तो ये मुल्क के लिए अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है। इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो 2-3% पे आ गया है, पॉलिसी रेट 12% पे आ गया है। तो लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी रेट है। गिरने से अल्टरनेट जो हमारे अपॉर्चुनिटी के हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट इसका जी। पॉज़िटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? जी, देखिए स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि काफ़ी पॉज़िटिव हो चुकी है ऑलरेडी जी, जी। और ये ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट पे भी जाएगा, कुछ हद तक होना शुरू भी हो गया है। क्योंकि लोगों के लिए एक बड़ा इंसेंटिव था कि पैसे कुछ ना करो उसको बैंक में रख दो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, शोएब भाई 22% मार्केट कमा में लो। धंधा हो ही नहीं रहा था जी, बिल्कुल। और रियल एस्टेट के जो प्रॉब्लम आने की बड़ी वजह ये थी कि लोगों ने अपने जो बुकिंग करा ली थी इन्वेस्टमेंट की है, वो किस्तें पे कर ही नहीं रहे थे पे नहीं इन्वेस्टर कर को रहे थे, बिल्कुल। और बिल्डर जो बेचारा खड़ा हुआ था इतने ड्यूस से जी, और कहते थे भाई जब बाद में दे देंगे हाँ। और बिल्डर सोचा था इसको मैंने कैंसिल कर दिया कोई नया बंदा लेगा नहीं है। जी, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है बिल्डर्स को और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जी, होगा। बिल्कुल होगा इसमें और मेरे ख़्याल है ना सिर्फ ये बल्कि जो अगर आप देखें ना कि जो एक्सपेंशन्स हैं कंपनीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी इंडस्ट्रीज़ के, उनके लिए भी ईज़ी हो जाएगा कि वो अब अपने एक्सपेंशन प्लान को दोबारा से रिकंसीडर करेंगे क्योंकि अगर 22% में उनको बोरो करना पड़ता था, तो फिर बिज़नेस केस नहीं बनता था। एक हमारे हुँ। पास हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपेंसिव है, बिजली बहुत महँगी है और अगर फाइनेंशियल कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा हो, तो फिर ज़ाहिर है कि कोई बिज़नेस के लिए सर्वाइव करना और रिटर्न ऑन इक्विटी बनाना बहुत मुश्किल था। तो मेरा ये अंदाज़ा है मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें भी इसका ही बेनिफिट होगा
लोग एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और नई इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी हमें मीडियम टर्म में नज़र आ रही है कि आपकी जब करेंसी स्टेबल है, आपका रेमिटेंसेस तेज़ी से बढ़ रही हैं, आपका जो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो गया है और आपका फिजिकल डेफिसिट वो भी इंशाल्लाह ताला कम होगा। तो डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, डिफ़िकल्ट डिसीजन अभी लेने हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स अभी भी करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स है, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स नेट है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये मुश्किल डिसीजन है, आसान नहीं है, इसके इम्पैक्ट आएँगे, कुछ नेगेटिव भी आएँगी, कुछ सरप्राइज़ेज़ भी आएँगी, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में इसको लेके अगर गवर्नमेंट चलती रही और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो आई थिंक ये ओवरऑल बेसिस पे पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। इंशाल्लाह। जहाँ तक इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इस्लामिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ताल्लुक है, आपने कहा डिफ़िकल्ट टाइम है, डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं। हुँ, फिर आपने कहा कि एक बड़ा मसला ये था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, हुँ, इस्लामी इदारों पे एक बड़ा जो इल्ज़ाम लगता है हुँ, कि वहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का इतना मसला नहीं है, जितना कॉस्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम का खर्चा है हुँ, खर्चा है। लोग कहते हैं भी इनके साथ अगर काम करोगे तो डिपॉज़िट के ऊपर पैसे कम मिलेंगे हुँ, और जब ये इन्वेस्टमेंट की जो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको क्योंकि आदमी मकान बनाना चाहता है, तो उसको महँगा पैसा पड़ेगा। तो हुँ। हमारा असल मसला क्या है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस या कॉस्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम? देखिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इज़ द मेन इश्यू। अब कॉस्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें बैंक के मुकाबले में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंस है। जी, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो पहले दिन से जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि ये फंड मैनेजर की फ़ीस कितनी है। वो आधा परसेंट है, 1% है, 1.5% है, 2% है, पहले दिन से डिस्क्लोज़ होती है। जी, जी। और आपको पता है कि जितना भी प्रॉफ़िट आएगा वो आपका है, उसमें से माइनस वो फंड मैनेजर फ़ी माइनस करेगा, बाकी आपको पूरा दे देगा। तो ये तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। बैंकिंग के केस में कोई मिनिमम डिपॉज़िट रेट नहीं था आज तक इस्लामिक बैंकों के लिए, लेकिन वो भी अब स्टेट बैंक ने उसको एड्रेस कर दिया है कि जो उनके जो पूल में जो पूल होगा उसमें जो प्रॉफ़िट आएगा, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट का 75% उन्होंने पास ऑन करना है। तो ये मेरे ख़्याल में ये चीज़ें अच्छी हैं, पॉज़िटिव हैं। इसका एक इम्पैक्ट जो मैं समझता हूँ अगेन, कि लोग जो जो आपने कहा ना कि जो बैंकों में इस्लामिक बैंक के डिपॉजिटर्स को रिटर्न कम मिलता था, अब उनको जब रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो फिर इंक्लिनेशन भी होगा कि इस्लामिक की तरफ जाएँ, वरना बहुत सारी कंपनीज़ का ये इन्वेस्टमेंट मेरा भी तो चले ख़्याल है जाता कि अदर वे अराउंड है कि जो ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली जो सबको था कि बेस रेट चूँकि 22 का था है। और जी, ये साथ-साथ इसके मूव करते थे, तो पहले हर महीने ज़्यादा पैसे आते थे। जी, जी। अब ज़ाहिर है कि पैसे कम होते चले आ रहे हैं और लग रहा है कि अब ये रेट ये है और कुछ देर बाद रेट जी, ये है। जी। तो हमारे हमारे जो आई एम सॉरी जो इस्लामिक बैंकिंग के साथ न सिर्फ़ ये कि उनकी मैनेजमेंट, उनके शेयर होल्डर बल्कि उनके कस्टमर का रवैया भी एक ही जैसा है हाँ, कि अगर वो लॉसेस काफ़ी आ जाएँ तो फिर कहते हैं भी ये कौन-सा इस्लाम है। हाँ। तो वो जब तक हप-हप मीठा हप-हप होता है, लेकिन उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जब उनको कोई इस्लामी बैंक कह दे कि हुँ, जनाब आपके प्रॉफ़िट इस बार कम हो जाएँगे। ये तो जी। प्रॉब्लम अपनी जगह पे है। जी, जी, वो तो होगा, लेकिन अब मेरा आपने ख़्याल एक है। बीच में एक छोटी-सी बात की, मैं उस मौज़ू पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि आपने बात कह जी, ही जी। दी, जी, जी। तो एक खटका है जो मेरे ज़हन में हमेशा रहता है और मैंने कई लोगों से सवाल किया। आपको पता है मैं उसके बैंक इस्लामी की बोर्ड पर भी था, मैं कई जगह था। तो हसन बिलगामी साहब का जब इंटरव्यू हुआ था, उनसे ही मैंने एक सवाल पूछा था। जो आपने बात की ना ट्रांसपेरेंसी की, हुँ, इस्लामिक बैंक बेसिकली एक फंड मैनेजर्स होते हैं हुँ, कि मैंने आपने से अपने पैसे रखवाए और पैसे रखवाने के बाद उन्होंने लगाए, नहीं लगाए, जो कुछ भी किया और मुझे उन्होंने वो दे दिया रिटर्न दे दिया। जी, जी। जब मार्केट गिरती है तब वो एहसान करते हैं कि साहब हमने इसके ऊपर जनाब आपको एक तमत्तो या क्या कहते हैं उसको दे दिया आपको कि अपने प्रॉफिट में से शेयर दे दिया। हुँ, क्या आपके इल्म में कहीं है कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो इस सर्विसेज के कितने पैसे लेंगे, अपने शेयर होल्डर से कोई इजाज़त लेते हैं, अपने डिपॉज़िटर से कोई इजाज़त लेते हैं या रेगुलेटर से कोई इजाज़त लेते हैं या उनका बोर्ड खुद ही फैसले कर लेता है कि हमने इस दफ़ा हमारा शेयर कितना होगा? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्लियर हूँ, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट लिखा होता है वो 3% होगा, 2.5% होगा, आधा परसेंट होगा और मुझे मालूम है। लेकिन क्या आपके इल्म में ऐसा है कि इस्लामिक बैंक भी ऐसा करते हैं कि देखिए, इंटरनल वर्किंग में होता होगा उनके, लेकिन आम कस्टमर को ये बात नहीं पब्लिक पता इंफॉर्मेशन? होती, उनको जी। नहीं पता होता। ज़ाहिर है और इंटरनल तो शायद यही डिसीज़न मेकर वजह होता है कि उस ज़माने में भी जबकि बहुत सारे बैंक इस्लामी बैंक लॉसेस में थे है। हुँ, और माशाल्लाह मीज़ान बैंक बहुत प्रॉफ़िट में था। हुँ, डिपॉज़िटर को मोर और लेस वही रकम मिलती थी जो कि एक इंडस्ट्री के लिहाज़ से लेवल आउट होती थी। कभी मैंने ये नहीं सुना कि साहब ब्रुज बैंक ने या किसी और बैंक ने ये कहा हो कि हमें चूँकि हमारी बैलेंस शीट जो इतना लॉस शो कर रही है, लिहाज़ा इस साल खल्ली-वल्ली हुँ, प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा बल्कि प्रिंसिपल से हम पैसा काट लेंगे। हुँ। अभी तक मैंने किसी ऐसा बोल्ड डिसीज़न किसी इस्लामिक बैंक का नहीं देखा था। मैं सही हूँ? सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए बात ये है कि उसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है फ्रॉम कॉन्सेप्चुअली,
कि जब वो बैंक जो है ना, बेसिकली अगेन बैंक के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं जी जी जिनमें वो पैसे लगाता है, और उन एसेट्स में से कुछ एसेट्स का रिटर्न वो डिपॉजिट, कुछ एसेट्स को फाइनेंस करता है डिपॉजिट से, कुछ एसेट्स को फाइनेंस करता है इक्विटी से अपनी। जी बिल्कुल ठीक है। अब जब बात आती है कि देखें, इसमें जाहिर है कि जितने डिपॉजिट होते हैं उस हद तक उसके बाद डेफिनेटली एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न हायर देन डिपॉजिट होता है, जी तो वो उसके ऊपर वो पॉजिटिव रिटर्न बना रहे होते हैं। अब जिन कुछ एसेट्स होते हैं जिन पे रिटर्न कम हो रहा होता है, अब ये इनके डिस्क्रेशन होता है कि वो लोअर रिटर्न वाले एसेट से अपने इक्विटी वालों को दे दें, उनके खाते में डाल दें, और जो डिपॉजिटर के खाते में हायर रिटर्न वाला एसेट डाल दें। तो इसलिए हमेशा से आप देखें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा होता है, क्योंकि ओवरऑल बेसिस पे ऑपरेटिंग बेस मेरा पे तो बैंक प्रॉफिट बना रहा जी होता है। मेरा सवाल सिर्फ उसी हद तक महदूद था, और मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, हम्म, क्योंकि परहैप्स यू आर नॉट द राइट पर्सन जिससे मैं हम्म, सवाल करूँ। इंशाल्लाह कभी कोई बैंकर अगर मेरे पास जी जी। मिले तो मैं यकीनन सवाल करूंगा कि मुझे वो ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती है, जो लोग उसके बेनिफिशरीज हैं सही मानों में, हम्म, जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो ये गेम करती है, और उसके अंदर खुद उनका अपना कितना कॉस्ट डालेंगे, वो भी कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मैं इसका किसी और फोरम पे सवाल उठाऊंगा इसे समझने के लिए। जी जी लेकिन जो मैं समझता हूँ वो ये कि जनाब बहुत बड़ा काम किया है, लोगों ने अवेयरनेस पैदा की है, एटलीस्ट हमारा सफ़र तो सच हुआ है। जी मैं जी। ये नहीं कहता कि आज इस्लामिक बैंकिंग बहुत आइडियल है, लेकिन हम्म, एटलीस्ट अवेयरनेस हुई है, और जब हमने यहाँ तक का सफ़र किया तो ये शॉर्टफॉल कमी यकीनन कहीं न कहीं है, और कभी हम्म, न कभी वो दुरुस्त की जाएगी। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग में वो खराबी नहीं है, हम्म, है। लेकिन एक कोशिश ज़रूर है इसको कंटिन्यूअस इम्प्रूव करने की। जी बिल्कुल। इस हद तक तो आप इत्तेफ़ाक करेंगे मुझसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा ही होती है। तो मेरा ख़्याल है बात तो चलती रहेगी, लेकिन आखिर में मैं चाहूँगा कि कहीं इसको रुकना भी पड़ेगा हमें, और जी दोबारा हम जी फिर बैठ बिल्कुल। जाएँगे। कोई पैगाम आज चल के नौजवानों को आप देना चाहें, नए कॉर्पोरेट एग्ज़ीक्यूटिव्स देना चाहें कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारें? ख़राब हालात में कैसे सर्वाइव करें? मैं ये आपसे सुनना चाहूँगा आखिर में। देखें, बात ये है कि अब जो दुनिया जो है ना, वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बिल्कुल बन बड़ा चुकी है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यही है ना, कि अपने आप को प्रोफ़ेशनली हर वक़्त इक्विप रखना है। अपनी और लर्निंग अपडेट कर करते रहना अपडेट है। करते रहना है, बिल्कुल। तो मैं अपनी हमेशा अपनी टीम को भी हमेशा अपनी सीनियर मैनेजमेंट को कहता था कि अब 2 काम हैं, एक लर्निंग भी करनी है, एक अनलर्निंग भी करनी है। क्या वो बात है! अनलर्न्ड, वाह, वाह, वाह! जी, जी, बहुत उम्दा। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना हाँ। अपने आप को, आपका जो चीज़ें आप पहले करते थे, आप देखना है कि आप इसकी बेहतर तरीके क्या हैं। आपने वो तरीका छोड़ना है जो पहले जो गलत तरीका नहीं था, उस वक़्त के हालात के हिसाब से सही तरीका था काम करने का, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपको याद होगा कि इरफान साहब बरारी साहब हमेशा हमारी जब बिज़नेस प्लान मीटिंग होती थी, उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर देते थे, किसी का मक़ूला था कि जो चीज़ हमें यहाँ तक ले आई है, वो आगे लेके नहीं जाएगी। नहीं ले जाएँगे, बिल्कुल। इसको हमें भूलना है जी, और हमें आगे बिल्कुल। बढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और यही उनकी सक्सेस का रास्ता, और यही आपकी सक्सेस का रास्ता है कि लर्न करना जितना ज़रूरी है, उतना ही अनलर्न करना ज़रूरी है। कल तक जो आप करते थे ये, आज वो आप वैसे नहीं कर सकते। जी, दुनिया बदल बिल्कुल। गई पूरी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये देखिए एक ज़माना था कि लोग कहते थे भाई कंप्यूटर सीखो, ठीक है? और कोबोल, ऑसबॉर्न, ये वो सब कुछ। अब किसी ने अगर वो बेसिक और सब चीज़ें सीखी थी, सब बेकार हो गया सब है। बेकार उसको हो, अनलर्न बिल्कुल। करें, अब ये देखें कि मोबाइल के ऊपर ऐप से आप क्या-क्या बिल्कुल। काम ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आज इस गुफ्तगू का अब तक का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जो करियर में आने के बाद भी कंटीन्यूअसली कंटीन्यूअसली अपडेट करना है, लर्न करना है और अनलर्न अनलर्न करना है। करना है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बड़ा अच्छा टेक अवे दिया आपने मुझे। ये था। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो अगेन मैं हमेशा अपने साथियों को भी कहता रहा हूँ कि देखें, अ, ऑर्गेनाइज़ेशन की ग्रोथ जो डिपेंड करती है ना, वो एम्प्लॉयी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट करती है। जी, अगर आप ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ एम्प्लॉयी नहीं ग्रो करेंगे, तो ऑर्गेनाइज़ेशन को नीचे ले आएँगे। क्योंकि वो ग्रो ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं कर सकती जब तक उसके एम्प्लॉयी ग्रो ना करें। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि या तो आदमी उस सफ़र में उस पेस से, जिस पेस से ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रो कर रही है, अपने आप को अपग्रेड करे और ग्रो करे। और जो लोग नहीं कर सकते, या तो वो पीछे रह जाएँगे। पीछे रह जाएँगे तो वो खुद अपनी इनकी गलती होगी कि पीछे रह जाएँगे, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को भी पीछे ले आएँगे। तो ये शोएब भाई, मैं कुछ। इसको एक थोड़ा-सा एक और तरीके से आपसे जी, सवाल करना जी, चाहूँगा कि आपने कहा कि एम्प्लॉयी ऑर्गेनाइज़ेशन साथ-साथ ही है। लेकिन क्या आपके ख़्याल में ऐसा नहीं है कि इसमें जो एक मैनेजर का और उसके जो टीम का रिलेशनशिप है ये, तो मैनेजर उस हद तक ग्रो कर ही नहीं सकता है जब तक कि उसकी टीम साथ में उसकी ग्रो नहीं जी, करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसलिए कि बहुत से मैंने देखे हैं ऐसे मैनेजर्स होते हैं जिनकी मुट्ठी बड़ी तंग होती है, जी, जी। और किसी को सिखाते हुए जान जाती है कि ऐसा ना हो कि आदमी इतना सीख जाए कि मेरी जगह ले जाइए। जी, जी, वो लोग कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ग्रो वही करते हैं जो जो अपने सिखाने पे बिलीव करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपको सोचने का अंदाज़ चेंज करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है।
और वही है, हर लेवल पे अपने आप को ग्रो करने के लिए उसको ज़रूरी है कि अपनी टीम को ग्रो करे और खुद भी अपने आप को अपस्केल करे उसमें। बिल्कुल सही बात है ये। तो बस ये मेरा ख़्याल है मैसेज होगा और ज़ाहिर है कि शॉर्ट टर्म जो है ना चीज़ें शॉर्ट टर्म में नहीं सक्सेसफुल होती। शॉर्टकट्स जो है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। एक अपना एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए हमारे नौजवानों को और बाकी ये कि मामला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। और फिर मैं ये भी समझता हूँ कि एक ये होना कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड कि अगर हम कोई सक्सेस कर ली हमने, तभी वो हमारी सक्सेस है। बुनियादी तौर पे वो एफ़र्ट करना ही एक सक्सेस है ये। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि आप तो माशाल्लाह एम्प्लॉयर भी रहे, मैं हमेशा एम्प्लॉयी रहा। तो जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ, वो ये कि माली दा कम पानी लाउणा पर मशकां पावे, मौला दा कम फल-फूल दाना लावे या ना लावे। हमारा काम है अपने प्रोफ़ेशन के साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपने इदारे के साथ फुल लॉयल्टी के साथ काम करना। हुँ, रिज़ल्ट अगर नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं है, प्रमोशन नहीं भी है, भूल जाएँ उसको, हुँ। हर आदमी सीईओ नहीं बन जाएगा। लेकिन आप जिस लेवल पे भी हैं, उस लेवल पे भी मालूम हो कि हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा आदमी है नहीं ऐसा। सही कह रहा हूँ ना मैं? कोई पैगाम आप अपनी अलमीज़ान की पुरानी टीम को अगर देना चाहें, वो जो कभी आपके साथ थे? नहीं, अभी भी मेरे साथ हैं वो। कल भी मैं उनके साथ रात को खाना खा रहा था। तो अभी भी माशाल्लाह मेरे साथ ही हैं वो तो यानी कल मीज़ान का इवेंट था, जो एनुअल डिनर होता है उसका सही है। तो आई वाज़ इनवाइटेड देयर। तो मुझसे मेरी टीम ने पूछा कि आपको कैसा लगा इस दफ़ा का इवेंट? वाज़ इट एट पार विद लास्ट ईयर इवेंट? मैंने कहा पार पे होना जो है ना कोई सक्सेस नहीं है। सही बात है। इट हैज़ टू बी बेटर देन द प्रीवियस ईयर। हाँ, वही मैसेज है उनका कि भाई जो भी काम कर रहे हैं अपने आप को फर्दर जो है ना उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो सर्विसेज़ आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं ज़ाहिर है उससे और ज़्यादा सर्विसेज़ प्रोवाइड करने की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल। नीयत साफ़ रखें, जी, मेहनत करते रहें जी बिल्कुल। और रिज़ल्ट नताइज के आप मुकल्लिफ़ नहीं हैं। वो हुँ, देना अल्लाह का काम है कि हुँ। नतीजा वो देता है या नहीं देता है, उसके ऊपर कभी परेशान ना हों। जी, बिल्कुल। क्या ख़्याल है थोड़ा-सा अब यहीं पे रोका जाए इसको? घर तो मैंने देख लिया, दोबारा फिर जी, आ जी, जी, जाऊँगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह काफ़ी हमारी लंबी सिटिंग हुई है। जी, शोएब भाई मैं आपसे फिर यह चाहता चलिए हूँ, थैंक यू सो मच आपका और आप मैंने बहुत आए, कीमती बड़ी वक़्त खुशी लिया हुई, और ये बड़ी कि मुझे खुशी हुई। मालूम है कि आपका वक़्त कितना कीमती है, हम तो वेले लोग बैठे हैं। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह आपने एफ़र्ट की यहाँ तक आए जी, और आई एप्रिशिएट दैट। आप काफ़ी अरसे से मुझे इसके ऊपर कह रहे थे लेकिन मैंने कहा था इसका जब मुनासिब वक़्त आएगा, इंशाल्लाह, तब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम करेंगे जी, और आज वो वक़्त आ गया इंशाल्लाह जी। ताला।